जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टारगेट हब में। मैं एसपी चौधरी एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूं रेलवे ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने ग्रुप डी के 90 पेपर है वो सोल्व कर लिए हैं। अगर वो पीछे वाली क्लासें आपने नहीं देखी है तो इस क्लास के आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप पीछे वाली क्लासें देख सकते हैं, या फिर आप प्ले लिस्ट में जाओगे तो कंटिन्यू सभी क्लासें आपको देखने को मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज अपन इस क्लास में 6 अक्टूबर 2022 को जो पहली पारी में पेपर हुआ था उस पेपर का इस क्लास में सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो जल्दी से क्लास को लाइक करें भी, जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार क्लास को लाइक कीजिएगा ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आएँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ में। अब पहला क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है। अब इस क्वेश्चन के अंदर है वो आपको बताया गया है भी, यदि संख्या ये आपको दे रखी है, इसमें से प्रत्येक विषम अंक में आपको क्या करना है, 2 जोड़ना है। विषम में आपको 2 जोड़ना है और प्रत्येक सम के अंदर है वो 1 आपको घटाना है। तो इस प्रकार नई संख्या में पहले, पांचवें और अंतिम अंक का योगफल कितना होगा ये आपको ज्ञात करना है। अब देखो भी थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है। अब 9 के अंदर यानी विषम में 2 जोड़ना है, तो 9 में 2 जोड़ूंगा तो ये 11 हो जाएगा भी, यानी ये 2 संख्या बन गई, 1 और 1। उसके बाद में फिर इसने बोला है 4 है, इसमें से 1 घटाना है तो ये आपका हो जाएगा 3। और उसके बाद में 3 है, ये इसमें 2 जोड़ेंगे तो ये 5 हो जाएगा। और 8 है, इसमें 1 घटा दो तो ये 7 हो जाएगा। और 7 है, इसमें से आपको 2 जोड़ना है तो ये 9 हो जाएगा। और इसी प्रकार से 2 है, इसमें से 1 घटाना पड़ेगा। और 5 है, इसमें 2 जोड़ना पड़ेगा। और 1 है, इसके अंदर आपको एक है, इसमें आपको 3 बन जाएगा, यानी 2 जोड़ोगे तो 3 बन जाएगा। अब देखो भी इसने बोला भी पहला अंक कौन सा है, इसमें 1 है भी। अब संख्या के अंदर पहला अंक 1 हो गया और उसके बाद कभी 11 मत ले लेना इसके अंदर, ठीक है। पहला अंक 1 है नई संख्या में। पांचवा अंक कौन सा है, 1 2 3 4 और 5। पांचवा कौन सा है, 7 है। और उसके बाद में अंतिम अंक क्या है, इसमें 3 है। तो इनका क्या करना है, आपको योग करना है। तो योग करोगे 7 और 1 8, 8 और 3 11। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 2 नंबर क्वेश्चन। ये बढ़िया क्वेश्चन है अभी। में लिंग गुणसूत्र जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं का एक पूर्ण युग्म मौजूद होता है। अब पूर्ण युग्म का मतलब क्या होता है अभी, युग्म का मतलब होता है जोड़ा। पूर्ण जोड़ा किसके अंदर है वो मौजूद होता है, मानव मादा सांप और स्टारफिश या फिर मानव नर। अब देखो भी मानव मादा इसके अंदर ऑप्शन क्यों है, करेक्ट आंसर क्यों, क्योंकि मानव मादा के अंदर जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं वो एक्स और एक्स होता है भी, एक्स और एक्स होता है। और मानव नर के अंदर है वो क्या होता है भी, एक्स और वाई होता है। अब इसमें पूर्ण युग्म बोला है, यानी एक पूर्ण जोड़ा होना चाहिए। अब जोड़ा कौन सा होता है, जोड़ा कब होता है, 1 और 1, यानी जिसके अंदर जैसे मैंने बोल दिया भी आपके अंदर है वो 1 जोड़ी किडनी है या फिर 1 जोड़ी आपके गुर्दे हैं। तो वहां पे जोड़ी का मतलब क्या हो गया, दोनों समान है, दोनों क्या है, समान है। तो यहाँ पे जोड़ी का मतलब यही होता है भी एक, यानी x और x एक जोड़ी हो गया। अब इसके अंदर x अकेला है और y अकेला है, ये एक युग्म है, ये जोड़ी नहीं बोल सकते इसको, ये एक युग्म है। x और y क्या है, एक युग्म है। लेकिन जोड़ी कब होता है, जोड़ी जब होता है यानी x और x और y और y, ठीक है, ये क्या होता है, यहाँ पे जोड़ी होता है। तो एक पूर्ण युग्म मौजूद होना चाहिए, पूर्ण होना चाहिए, अर्ध नहीं होना चाहिए। ये अर्ध है अपने आप के अंदर, यानी x भी 1 है इसके अंदर और y भी 1 है। तो यहाँ पे 1 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 3 नंबर क्वेश्चन। अब 3 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे समानुपात का क्वेश्चन है, तो अंदर अंदर वालों का गुणा करवा दो, यानी 20 स्क्वायर, और बराबर में बार बार वालों का गुणा करवा दो और बराबर रख दो। 48 को मैं क्या लिख सकता हूँ भी, 48 को क्या लिख सकता हूँ, तो ये लिख सकता हूँ 48 को लिखूंगा मैं जैसे कि 4 दुए 8, 4 दुए 8, और उसके बाद में 8 6 48, तो यहाँ पे इसको 6 लिखूंगा। अब 75 को क्या लिखूंगा, तो 75 को मैं लिख सकता हूँ 25 और 3 75। अब ये 20 स्क्वायर है अभी, अब स्क्वायर यहाँ से हटाऊंगा मैं, जिसके ऊपर क्या लग जाएगा, रूट। अब 4 है वो तो 2 के रूप में बाहर आ गया। और उसके बाद में 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इस 6 को मैं 2 × 3 लिख सकता हूँ, क्या 2 3 6 होता है भी। तो इन 2 के अंदर से 1 2 बाहर आ गया, 25 के अंदर से 5 बाहर आ गया, और आपका 1 3 ये रहा और 1 ये रहा। अब इन 2 3 के अंदर से 1 3 बाहर आ गया। अब 5 3 15, 15 2 30,
और 30 दुए कितने होते हैं भी 60 होते हैं, तो यहाँ पे बी का मान कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखो भी 4 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। रामनवमी एक हिंदू वसंत उत्सव है जो भगवान राम के जन्मदिन पर मनाया जाता है और यह सामान्यतः अप्रैल महीने में आता है। कब आता है? अप्रैल महीने में आता है। 3 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 5 नंबर क्वेश्चन। एक दुकानदार को पता चलता है कि जब वह एक किस्म के चावल को 50 रुपए प्रति केजी की दर से बेचता है तो उसे 20% की हानि होती है, और जब वह एक अन्य किस्म के चावल को 72 रुपए प्रति केजी की दर से बेचता है तो उसे 20% का लाभ होता है। यदि वह उन्हें 3:2 के अनुपात में मिलाने के बाद मिश्रण को 64 रुपए प्रति केजी के हिसाब से बेचे तो उसका कुल प्रतिशत लाभ कितना है, ये आपको इसमें बताना है। अब देखो भाई 50 रुपए प्रति केजी की दर से बेचता है और यहाँ पे 20% की हानि होती है। अब 3:2 के अनुपात में है। अब इसके अंदर है वो आप मान लो भी एक तो 3 किलो है और एक आपके पास में 2 केजी है। अब 3 केजी वाले कौन से 3 केजी चावल किसके हैं, तो वो 50 रुपए प्रति दर से बेचने वाले हैं, और 2 केजी हैं, 2 केजी जो वजन है वो क्या है 72 रुपए प्रति केजी के हिसाब से बेचता है। ये यहाँ पे दे रखा है यदि इसका अनुपात इस अनुपात में मिलाया जाता है तो। अब इसके अंदर से यहाँ पे 50 रुपए के हिसाब से बेचेगा तो इसमें टोटल धन कितना हो गया भाई 50 रुपए प्रति हिसाब से बेचेगा तो ये इसका 150 रुपये हो गया भाई, यानी टोटल 150 रुपये में बेचेगा वो, तो इसका जो आपका एसपी सेलिंग प्राइस है वो 150 रुपये आ गया। लेकिन वो बोलता है भाई 20% की हानि होती है, तो 20% को मैं फ्रैक्शन में चेंज करूंगा तो 1/5 करूंगा, यानी 5 रुपये इसका क्रय मूल्य, 1 की हानि हो गई और बेचेगा कितने में 4 में। तो हमारे अनुसार उसका क्रय मूल्य कितना, हमारे अनुसार उसका विक्रय मूल्य कितना 4 रुपये है, लेकिन वो बोल रहा है 150 रुपये, यानी 50 रुपये प्रति केजी के हिसाब से बेचा और 3 किलो चावल बेचता है ये। तो यहाँ पे टोटल है वो 150 रुपये हो गए। तो 4 बराबर कितने हो गए भी 4 बराबर है वो 150, तो 1 बराबर कितना हो गया 4। अपने को क्या चाहिए क्रय मूल्य चाहिए, तो 5 का मान चाहिए, तो 5 से गुणा कर दो, तो 15 5 75 यानी 750। अब 750 को 4 से डिवाइड कर दो भी, तो ये आपका क्या आ जाएगा, इन 50 रुपए के हिसाब से बेचने वाले का क्रय मूल्य आ गया। अब ये देखो भी, अब यहाँ पे 2 केजी चावल है वो प्रति केजी के हिसाब से 72 रुपए के हिसाब से बेच रहा है। 20% का लाभ होता है तो 1/5 यानी 5 रुपए क्रय मूल्य और 1 रुपए का प्रॉफिट हो गया, तो यहाँ पे 6 रुपए इसका क्या हो गया विक्रय मूल्य हो गया। अब देखो भी, अब इसके अंदर है वो यहाँ पे टोटल कितना रुपए हो गया इसका, 72 रुपए प्रति केजी के हिसाब से बेचता है, तो ये आपके पास में हो गया 2 दूआ 4 और 7 दूए 14 यानी 146 रुपए हो गया। अब हमारे अनुसार तो उसका क्रय मूल्य विक्रय मूल्य 6 रुपए है, लेकिन वो बता कितना रहा है, हमारे अनुसार तो 6 लेकिन वो 2 दूआ 4 आएगा भाई 144 होगा ये, 2 दूआ 4 तो यहाँ पे 144 हो जाएगा ये। तो 6 बराबर कितना हो गया भाई 144, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा, तो 1 बराबर है वो 6 से डिवाइड कर दो भी, अपने को चाहिए 5 का मान, तो 5 से गुणा कर दो, तो 6 दुए 12 और उसके बाद में बच गया 2 6 चौके 24 और 24 पांजे कितने होते हैं भी 4 पांजे 20 और 5 दुए 10, 10 और 2 12 यानी 120 रुपए इसका क्या आ गया सीपी कॉस्ट प्राइस आ गया। अब इसका देख लो भी सीपी कितना आ रहा है, तो ये आ जाएगा 4 एकम 4 3 35 4 8 32 3 30 और 4 7 28 पॉइंट और उसके बाद में 4 5 20, तो यहाँ पे 187.5 रुपये है। 4 एकम 4 3 35 4 8 32 3 30 4 7 28 और 4 5 20, तो ये इसका क्या आ गया सीपी आ गया। अब हमने दोनों का सीपी निकाल लिया भी, अब हमने क्या है दोनों का सीपी निकाल लिया। अब यहाँ पे अब इसने देखो भी 64 रुपए प्रति केजी की दर से बेचा है, 64 रुपए प्रति केजी की दर से बेचा है, तो टोटल इसका सीपी कितना आ गया, टोटल यानी ये 187.5 रुपए में खरीदा इसने और ये 120 रुपए में खरीदा, तो टोटल देख लो भी 187.5 और यहाँ पे 120, तो इसमें जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 0.7 और 0 और ये 307 रुपये आ गया। 307 रुपये टोटल इसका क्रय मूल्य आ गया, टोटल क्रय मूल्य आ गया, लेकिन वो बेच रहा है वो 64 रुपये प्रति केजी की दर से बेच रहा है। और अब उसका मिश्रण कितना है 3:5 यानी 5 केजी है, 3 केजी है वो 50 रुपये के हिसाब से बेच रहा है और 2 केजी है वो भी ये 72 रुपये के हिसाब से बेच रहा है और टोटल का मिश्रण किया इसने, तो यहाँ पे 64 रुपये के हिसाब से बेच रहा है, तो 5 का 64 के साथ में गुणा करवा दो फिर। अब यहाँ पे इसका विक्रय मूल्य आ जाएगा टोटल, तो ये हो जाए 4 5 20 और 4 4 5 20 4
5 छक्के 30 और 2 32 यानी 320 रुपये। अब इसमें कितने की हानि हुई है वो इसमें से घटा दो भी। ये इसका टोटल सीपी है, ये इसका टोटल क्या है एसपी है। तो ये आ जाएगा आपके पास में 5 और उसके बाद में 2 और यहाँ पे आ जाएगा 1 यानी 12.5 रुपये। 12.5 रुपये की क्या होगी हानि होगी। अब 12.5 रुपये की हानि होगी, कितने के ऊपर हुई है 12.5 रुपये की हानि, और वे हानि हुई है आपकी 307.5 इंटू आपको करना है 100। तो 10 से एक पॉइंट से एक पॉइंट कैंसिल हो गया। अभी यहाँ पे 12,500 के अंदर है वो 12,500 ऊपर है आपके पास में कितना 12,500, और इसके अंदर है वो आपको भाग देना है 30/75 का। तो 30/75 का भाग दे दो भी, आपके पास में आंसर आपके पास में होगा। अब इसके अंदर भाग दोगे ना आप तो आपके पास में आंसर है वो आ जाएगा 4.065 इस प्रकार से आएगा। तो ये आपको लगभग में पूछा है अभी यहाँ पे, ये देखो भी 1 दशमलव तक पूर्णांकित मान ज्ञात करना है। तो ये आपके पास में है वो 4.1 के लगभग में आ जाएगा अभी यहाँ पे 4.1% के लगभग में आ जाएगा, जो कि 3 नंबर ऑप्शन है ना वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 6 नंबर क्वेश्चन। अब इसके अंदर है वो आपको 6 छात्र दे रखे हैं और 6 छात्रों में आपको गणित ओलंपियाड में भाग ले रहे हैं और प्रत्येक ने अलग अलग अंक प्राप्त किए हैं, और सी ने डी से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। भी सी ने डी से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, तो ये लो भी डी से अधिक अंक प्राप्त किए हैं तो डी से ऊपर आ जाएगा, किंतु बी से कम अंक प्राप्त किए हैं तो बी इसके ऊपर आ जाएगा। भाई ई ने ए से कम अंक प्राप्त किए हैं, ई है उसने ए से ई ने ए से कम अंक प्राप्त किए हैं, बी ने ए से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, तो बी ने ए से अधिक अंक प्राप्त किए हैं किंतु एफ से कम अंक प्राप्त किए हैं। सी ने ई से कम अंक प्राप्त किए हैं, सी है इसने ई से कम अंक प्राप्त किए हैं तो सी यहाँ पे आ जाएगा भी इसके नीचे, और डी इसके नीचे आ जाएगा। अब इसने पूछा है भी दिए गए छात्रों में से किसने सबसे ज्यादा अंक प्राप्त किए हैं, तो एफ ने सबसे ज्यादा अंक प्राप्त किए हैं। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और इसके अंदर आपको बताना है कौन सा सत्य है, कौन सा निष्कर्ष है वो सत्य है। क्या क्यू है क्यू से टी बड़ा या फिर बराबर, तो क्यू ये रहा भी क्यू से आर बड़ा है और आर से एस बड़ा या फिर बराबर है, और एस और टी दोनों बराबर है। तो यहाँ पे देखो भी ये आर क्यू है वो आर से बड़ा है, तो ये गलत हो जाएगा फिर, ठीक है, यानी टी भी बड़ा ही होगा, टी है वो क्यू से बड़ा होगा। अब यू से टी बड़ा है क्या, अब यू ये रहा भी, अब टी है टी से यू बड़ा या फिर बराबर है, टी से यू बड़ा या फिर बराबर है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा। उसके बाद में क्यू से यू बड़ा या फिर बराबर, क्यू ये रहा भी आपका, और क्यू से यू बड़ा या फिर बराबर, तो यहाँ पे क्यू से आर बड़ा है, क्यू से आर बड़ा है बड़ा या फिर बराबर, तो ये वाला कैंसिल ही हो जाएगा। और उसके बाद में एस से यू बड़ा या फिर बराबर, तो एस ये रहा भी, एस से टी बड़ा है, एस और टी दोनों बराबर है, एस और टी दोनों बराबर है, और टी से यू बड़ा या फिर बराबर है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि 4 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर है वो आपको बताना है भी कौन सा इनमें से कौन सा अम्ल क्षार युग्म अमोनियम क्लोराइड का लवण उत्पन्न करता है। तो यहाँ पे देखो भी HCl का किसके साथ में अभिक्रिया करवा दें, NH4OH यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करवा दें, तो ये आपके साथ क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा अमोनियम, ये बन जाएगा आपके साथ में अमोनियम क्लोराइड बन जाएगा, और प्लस में H2O जल बन जाएगा, प्लस में H2O जल बन जाएगा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, 3 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो अमोनियम क्लोराइड कब बन रहा है, जब HCl की NH4OH यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ में अभिक्रिया करवाते हैं ना, तब बनता है। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो एक फर्म निर्गत के विभिन्न स्तरों का उत्पाद करने के लिए दीर्घकाल में किसी एक आगत में परिवर्तन नहीं कर सकती, तो ये कथन है, स्टेटमेंट है वो क्या है, गलत है भी। आगे देखो भी 10 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 10 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे विन्नी बिंदु बी से विन्नी है वो बिंदु ए से शुरू करके पूर्व की 8 किलोमीटर चलती है, तो ये लो 8 किलोमीटर चला दिया, फिर वह दाएं मुड़ती है और 9 किलोमीटर चलती है, तो ये लो दाएं मोड़ दिया और 9 किलोमीटर चली। उसके बाद में फिर वह बाईं ओर मुड़ती है और 12 किलोमीटर चलती है। अब बाईं ओर मुड़ेगी और 12 किलोमीटर चलेगी, तो ये लो बाईं ओर मुड़ेगी और 12 किलोमीटर चलेगी, तो ये लो 12 किलोमीटर चला दो भी, तो ये 12 किलोमीटर चल गई। उसके बाद में फिर वह बाईं मुड़ता है और 17 किलोमीटर दूरी तय करता है। अब बाईं ओर मुड़ता है और 17 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो ये लो 17 किलोमीटर चला दो।
उसके बाद में अंततः वह बाईं ओर मुड़ता है और 20 किलोमीटर चलता है। बाईं ओर मुड़ेगा और 20 किलोमीटर चलेगा, तो 12 और 8 कितने होते हैं, 20 होते हैं, तो एकदम इसके सीध में आ जाएगा, यहाँ पे 20 किलोमीटर हो गया। और बिंदु बी के ऊपर क्या है, रुक जाता है। बिंदु बी से ए तक पहुंचने के लिए उसे कितनी दूर और किस दिशा में चलना पड़ेगा, बिंदु बी से ए तक पहुंचना है। बिंदु बी से ए तक पहुंचना है तो उसे दक्षिण की ओर जाना पड़ेगा। और यह दूरी कितनी है, 17 है, उसमें से 9 यहाँ पे आ गई, तो 8 और 9 17, तो ये बीच वाली दूरी कितनी बच गई, 8 बच गई, तो 8 किलोमीटर है वो दक्षिण की ओर चलना पड़ेगा उसे। तो 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा 11 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, लोक पावनी और भवानी। लोक पावनी और भवानी नदी किसकी सहायक नदी है, तो ये कावेरी नदी की सहायक नदी हो जाएगी। 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 12 नंबर क्वेश्चन। अब इसके अंदर है वो आपको बताना क्या है भी, दाएं नील्य या फिर कपाट कहाँ स्थित है। अब कपाट कहाँ पे होते हैं भी, एक क्वेश्चन मैंने कम्युनिटी टैब में भी लगाया था। अब देखो भी यहाँ पे ये आपका क्या है, ये आपका बायां आलिंद है, बायां आलिंद है, ठीक है। और ये आपका क्या है, बायां नील्य है, ये आपका बायां नील्य है। और ये आपका क्या है, दायां नील्य है, दायां नील्य है। और ये आपका क्या है भी, दायां आलिंद है, दायां आलिंद है। अब यहां से आपका जो फेफड़ों से जो रक्त आता है वो यहां से आता है भी, फेफड़ों से जो रक्त आता है वो आपका यहां से आता है, इसके अंदर आता है। और यहाँ पे द्विवलनी कपाट लगे होते हैं भी, यानी द्विवलनी कपाट है वो आपके बाएं आलिंद के अंदर लगे होते हैं। और उसके बाद में अर्धचंद्राकार जो कपाट होता है ना, एक अर्धचंद्राकार कपाट है वो आपका यहाँ पे बाएं नील्य के अंदर लगा होता है। और इससे क्या है, आपकी धमनी जाती है और जो शरीर को रक्त देती है, ठीक है। और उसके बाद में शरीर को रक्त देने के बाद में शरीर से आपकी जो शिरा है वो आपका अशुद्ध रक्त लेके आती है, यहाँ से अशुद्ध रक्त है वो आपका यहाँ से लेके आती है। और इसके अंदर से आपका अशुद्ध रक्त है वो चला जाता है। और उसके बाद में आपका ये जो आपका 2 नंबर है इसके अंदर है वो यहाँ पे त्रिवलनी कपाट होते हैं। यहाँ पे क्या होते हैं, आपके त्रिवलनी कपाट होते हैं, जो कि दाएं आलिंद से दाएं नील्य के अंदर रक्त आता है। और फिर यहाँ से फिर क्या है, यहाँ से और आपका रक्त है वो वापस किस में जाता है, यहाँ से आपका रक्त है वो आपके फेफड़ों में जाता है, जो कि धमनी लेके जाती है, जो कि अशुद्ध रुधिर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका इसके अंदर है वो कौन कौन सी संख्या है भी, ये संख्या दे रखी है आपको भी, 2 3 4 और 5, 2 3 4 और 5 इसके अंदर क्या है भी, इसके अंदर कपाट पाए जाते हैं। 2 3 और 4 5 जो संख्या है इसके अंदर कपाट पाए जाते हैं, जो कि यहाँ पे आपके द्विवलनी कपाट होते हैं 4 और 5 में। और 3 और 2 के अंदर है वो आपके क्या है, त्रिवलनी कपाट होते हैं। और जो अर्धचंद्राकार जो कपाट होता है वो यहाँ पे होता है भी, इट्स ओके। तो इसके अंदर 3 2 3 4 और 5 क्रमांकित स्थानों पे आपके कपाट पाए जाते हैं। कपाट क्या कार्य करते हैं भी, तो रक्त को एक ही दिशा में बहने देने का कार्य करते हैं भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 12 वोल्टेज की एक बैटरी एक अज्ञात प्रतिरोध के टर्मिनल से संयोजित है। और यदि 2 मिली एम्पियर धारा है तो उस परिपथ से होकर प्रवाहित होती है, तो आपको प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है। तो V बराबर आपको पता है क्या होता है, IR होता है। तो R बराबर क्या हो जाएगा, V अपॉन में I, V आपके पास में कितना है भी, 12 है। और आपके पास में I कितना है, 2 मिली है। और मिली को हटाएंगे तो यहाँ पे कितना लग जाएगा, 10 की पावर 3 -3 होता है। अब इसको काट दो भी, 2 एकम 2 और 2 6 12। अब ये 10 की पावर -3 है, ये ऊपर जाएगा तो प्लस की 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा भी, 6 ओम, 6 ओम है वो आपका, सॉरी 6000 ओम है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन करंट अफेयर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट पे चलता हूँ, 15 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन के अंदर है वो आपको बताना है भी क्या आएगा। तो इसके अंदर देखो भी पहले यहाँ पे पहले इसके अंदर है वो ई रख देता हूं मैं। तो ई एफ जी, और जी के बाद में क्या आ रहा है भी, यहाँ पे एच आ रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा, एच आएगा। तो यहाँ पे ई एफ जी एच ई, और उसके बाद में आपका आ जाएगा एफ, और उसके बाद में एफ एफ जी एच, और यहाँ पे क्या आएगा भी, ई के बाद में क्या आ जाएगा, तो ई के बाद में भी आपका एफ आ जाएगा। अब देखो अब इसके अंदर है वो डबल ई आ गया यहाँ पे, और फिर क्या है एफ के बाद में, अब ये एक आपका इस प्रकार से ग्रुप बन गया। फिर डबल एफ से शुरू होगा, डबल एफ जी एच और ई, और उसके बाद में एफ आ जाएगा। और फिर यहाँ पे क्या आएगा,
एफ के बाद में क्या आएगा अभी यहाँ पे, एफ के बाद में है वो आपका आएगा जी, एफ के बाद में आपका जी नहीं, पहले आया ई ई एफ जी एच और फिर ई, एच के बाद में ई आ रहा है, फिर आता है एफ 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 जी एच ई, और उसके बाद में आएगा एफ, और एफ के बाद में आपके पास में आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा भाई एफ, ये एफ ही है, एक ही है अभी यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका एफ, यहाँ पे क्या आएगा एफ, फिर आ जाएगा डबल जी, जी जी एच, और एच के बाद में आएगा ई, और फिर एफ जी एच, और फिर आ जाएगा यहाँ पे एच। अब इसके अंदर देखो भाई दो ई आया है, और उसके बाद में जैसे ही आपका ई वाला पोर्शन खत्म हो गया तो यहाँ पे डबल एफ आ गया, और जैसे ही ई वाला यहाँ पे एफ है ना लास्ट के अंदर, यहाँ पे एफ लास्ट में है तो यहाँ पे भी एफ लास्ट में आएगा, और फिर क्या है जी डबल जी से स्टार्ट हो गया, और फिर उसके बाद में यहाँ पे लास्ट के अंदर क्या है, लास्ट के अंदर आपका जी आ गया, यानी डबल जी से स्टार्ट हुआ था और जी आ गया, तो फिर क्या है डबल एच से स्टार्ट होगा। तो इसी प्रकार से यहाँ था भी डबल ई आ गया, फिर ई से खत्म हो गया, डबल एफ आ गया, फिर आपका एफ पे खत्म हो गया और डबल जी आ गया, और फिर जी पर खत्म हो गया, फिर डबल एच आ गया। तो आपका राइट आंसर होगा 4 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, प्रतिरोध को किस प्रतीक के द्वारा है वो डिनोट किया जाता है, निरूपित किया जाता है। तो प्रतिरोध का साइन ये होता है भी, ठीक है। प्रतिरोध को कोई भी आपका डायग्राम होता है, उस डायग्राम में इस प्रकार से दर्शाया जाता है। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन, 17 नंबर क्वेश्चन है। एक लंबवर्तीय बेलन का आयतन है वो 814 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है। यदि बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई बराबर है तो बेलन की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है कितनी है। देखो भी बेलन का आयतन क्या होता है अभी, तो बेलन का आयतन है वो आपका होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच होता है अभी, ये बेलन का आपका आयतन होता है। अब इसके अंदर आपको आर बराबर में एच है, आर बराबर में क्या है अभी एच है, तो यहाँ पे और बराबर में आपके पास में क्या है 814 है। अब ये हो जाएगा अभी, अब इससे आर एच को मैं आर मान सकता हूँ क्योंकि त्रिज्या और आपकी जो ऊंचाई है वो क्या बराबर है अभी, तो यहाँ पे पाई आर की क्यूब कर सकता हूँ भी, एच की जगह मैंने आर रख दिया, तो बराबर में 814। अब आपको तो आर की क्यूब बराबर में 814 अपॉन में 814 अपॉन में क्या आ गया अभी 22, और इंटू यहां पे क्या लग गया 814 इंटू 7, अब इसमें 22 का भाग दे दो भी, 22 का भाग दोगे तो ये हो जाएगा 22 से कम 22, और ये चला जाएगा आपका 22 चौके 88, और ज्यादा हो जाते हैं 22 तिया तक चला जाएगा, 22 तिया 66, यानी 814 के अंदर है वो आपको 22 का भाग देना है, तो 22 तिये 66 बच गया 5 और 154, और 22 साते कितने होते हैं अभी 22 साते 154 होते हैं, तो यहाँ पे 37 आ गया इसका। अब देखो आर की क्यूब बराबर क्या आ गया, आर की क्यूब बराबर आ गया 37 इंटू 7। अब 37 इंटू 7 को गुणा करवा दो भी, 7 7 49 4 और 7 तिया 21, 21 और 4 25, तो ये 259 आ गया। ये आपके पास में आर की क्यूब बराबर कितना आ गया 259 आ गया, और आपको चाहिए ऊंचाई, तो यहाँ से क्यूब हटाओ भी, यहाँ से क्यूब हटाओगे तो इधर क्या है आपका घन लग जाएगा इस प्रकार से, तो आपका राइट आंसर क्या होगा 1 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 18 नंबर क्वेश्चन। अब इसके अंदर अब आपको n का मान ज्ञात करना है, n का मान ज्ञात करना है, तो यहाँ पे आधार समान है तो घातों को जोड़ दो भी, आधार समान है तो घातों को जोड़ोगे तो ये हो जाएगा आपके पास में 3n और प्लस में 4 और माइनस के 7 है, ठीक है, और ये पावर किसकी है अभी 2 की पावर है अभी, ठीक है, और बराबर में आपके पास में क्या है 2 की पावर 11, और भाग में अब यहाँ पे गुणा करवाऊंगा तो मैं गुणा का निशान लगाऊंगा तो ये हो जाएगा 1/2 की पावर 5। अब ये 2 की पावर 5 यहाँ पे है और ये क्या है कट जाएगा अभी, यहाँ पे ओनली फॉर 2 की पावर 6 बचेगा। अब इसके बाद में जब आधार समान है, आधार बराबर है तो घाते भी बराबर कर दो, तो ये हो जाएगा आपके पास में 3n प्लस में 4 माइनस में 7 और बराबर में 6 भी, तो यहाँ पे कितना बच गया 3n बराबर में क्या बच गया आपके पास में, ये आपका माइनस का 3 बच गया अभी, माइनस का 3 बराबर में 6, अब ये माइनस का 3 है इधर जाएगा तो ये प्लस का 3 हो जाएगा, तो 3n बराबर में कितना आ गया 9,
तो n बराबर में आपके पास में कितना आ गया 3, तो n का मान कितना आ गया 3, और यही आपको बताना था, तो 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी 19 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें बोला गया भी मई जून और जुलाई में मिलाकर हुई कुल आय, मई जून और जुलाई में, तो यहाँ पे 35 और 35 70 और 45 कितने होते हैं, 5 115 होते हैं। और उसके बाद में अगस्त सितंबर और अक्टूबर, अगस्त में कितने 30, सितंबर में कितने 40 70, और 70 और 45 कितने होते हैं 115 होते हैं। तो ये भी कितनी है 115 है, तो इसका अनुपात बताना है, तो 115:115, तो ये हो जाएगा 1:1। कितना आ जाएगा अभी 1:1 आ जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर होगा 2 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 20 नंबर क्वेश्चन। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं, तो वो आर्टिकल 124(2) के अनुसार, आर्टिकल 124 के खंड 2 के अनुसार है, वो भारत के राष्ट्रपति हैं, वो भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन करंट अफेयर का है। नेक्स्ट पे चलता हूं, 22 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 22 नंबर क्वेश्चन में आपको बताना है भी एक समषष्ठभुज के प्रत्येक अंतःकोण की माप आपको ज्ञात करनी है। तो आपको पता है भी समषष्ठ का मतलब क्या होता है, समषष्ठ यानी 6 भुजा है, और 6 भुजा है तो यहाँ पे अंतःकोण की माप का फॉर्मूला होता है n-2 और इंटू क्या होता है 180 होता है, ये फॉर्मूला आता है भी। n यहाँ पे क्या है भुजाओं की संख्या, तो षष्ठ यानी 6 भुजा है, तो 6-2 और इंटू करना है आपको 180, तो यहाँ पे 6 में से 2 जाएगा तो 4, और 4 को 180 से डिवाइड कर दो भी, तो इसके अंदर है वो आपके पास में कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास में 18 चौका 72 यानी 720। तो अंतःकोणों का योग है वो 720 आ गया अभी। लेकिन आपको तो प्रत्येक अंतःकोण का मान पूछा है ना, प्रत्येक अंतःकोण का मान पूछा है, तो आपके पास में आपने तो ये योग याद कर दिया। तो इसका प्रत्येक अंतःकोण का माप ज्ञात करने के लिए आपके पास में एक फॉर्मूला ये होता है, जैसे n बराबर में क्या होता है, n बराबर में होता है 360 अपॉन में क्या होता है बाह्य कोण की माप, अपॉन में बाह्य कोण की माप, और बराबर में आपके पास में कितना होता है भी ये फॉर्मूला होता है n बराबर 360 अपॉन में बाह्य कोण की माप। n यहाँ पे क्या होता है भी भुजा की संख्या, और बाह्य कोण की माप आपके इस प्रकार से देखते हैं, तो अंतःकोण प्लस में बाह्य कोण, अंतःकोण प्लस में बाह्य कोण का माप है वो कितना होता है 180 डिग्री होता है भी। तो यहाँ पे n आपके पास में कितना 6 है, तो बाह्य कोण को मैं अगर x मान लूं तो x बराबर में क्या आ जाएगा भी 360 अपॉन में n, और n आपको पता है भी कितनी है, n आपको पता है 6 है, तो यहाँ पे आपके पास में x का मान 60 आ गया, यानी बाह्य कोण 60 आ गया। अब आपको पता है भी अंतःकोण और बाह्य कोण का माप 180 होता है, तो 180 में से 60 घटाओगे तो आपके पास में अंतःकोण आ जाएगा भी, तो 120 डिग्री, जो कि 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। अब इसने बोला भी एक संख्या और इसके व्युत्क्रम का योग है वो -2 है, तो इस परिस्थिति के संबंध में द्विघात समीकरण और एक संख्या का चयन कीजिए। तो यहाँ पे एक संख्या क्या दे रखा है इसने, एक संख्या और इसके व्युत्क्रम का योग आपको दे रखा है -2। मैंने वो संख्या मान ली x है, मैंने वो संख्या क्या मान ली x मान ली, और इसका व्युत्क्रम क्या होगा x का 1/x होगा, और इसका योग है वो मेरे को क्या दे रखा है -2 दे रखा है भी, ये दे रखा है। अब यहाँ पे x में क्या ले लेता हूँ एलसीएम, तो x की स्क्वायर प्लस में 1 और बराबर में -2 है। अब ये x यहाँ पे क्या है भाग में दूसरी साइड में जाएगा, बराबर से दूसरी साइड में, तो ये गुना में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास में -2x, तो ये बन जाएगा x की स्क्वायर प्लस में 2x और प्लस में 1, ये आपकी क्या आ गई द्विघात समीकरण आ गई, जो कि देख लो द्विघात समीकरण यही है आपकी, तो 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन आपको क्या है एक इसका मूल भी ज्ञात करना है भी, एक आपका संख्या का चयन भी ज्ञात करना है भी, x बराबर क्या होगा। तो इसके अंदर देखो भी ये हो जाएगा x की स्क्वायर और प्लस में x और प्लस में आपके इसका टुकड़ा करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास में x प्लस में x और प्लस में 1, ये इसका टुकड़ा हो जाएगा अभी, x और x 2x हो जाएगा जोड़ोगे तो, और x और x की गुणा करवाओगे तो ये x की स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे x इसमें कॉमन आ गया, यहाँ पे बच गया x और प्लस में 1, और यहाँ पे कॉमन आपके पास में प्लस का 1 आ गया, तो ये बच गया आपके पास में x प्लस में 1। तो यहाँ पे एक तो आपके पास में आ गया x प्लस 1 और दूसरा भी क्या आ गया x प्लस में 1। अब बराबर कर दो भी 0, तो भी 0 बराबर करोगे तो x बराबर क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा, जो कि यहाँ पे आपका 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा।
आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 24 नंबर क्वेश्चन। इसमें पर्सनवाचक स्नेह के स्थान पे आपको बताना है क्या आएगा। तो पहले 87 में से 1 घटा दिया, फिर 8 घटा दिया और फिर 27 घटा रहा है क्या ये? पहले 1 घटा दिया। अब इसके अंदर देखो भी पहले 1 जोड़ रहा है भाई, यहाँ पे पहले क्या कर रहा है, पहले इसमें 1 इसने जोड़ दिया, अब इसमें -8 कर दिया और फिर इसके पास में इसने प्लस का 27 कर दिया, यानी पहले 1 की क्यूब जोड़ दी, फिर 2 की क्यूब है वो माइनस कर दी और फिर 3 की क्यूब है वो इसमें जोड़ दी और फिर 4 की क्यूब माइनस करेगा और अब क्या करेगा अभी, अब 5 की क्यूब जोड़ेगा। तो 43 के अंदर है वो 5 की क्यूब जोड़ दो, तो यहाँ पे 125 जोड़ोगे, 5 से 3 8, 4 2 6 और 1 168 आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखो भाई 25 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। अब 25 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सी आकृति मानव शरीर में यकृत यानी गुलाबी आकृति के रूप में प्रदर्शित है कि सही स्थान को दर्शाता है। तो दिया गया उस व्यक्ति का मुख्य आकृति कौन सी है ये आपको बताना है। तो यकृत है वो व्यक्ति के अंदर वो कहाँ पे होता है भी, तो 3 नंबर आकृति आपको बता रही है, यहाँ पे होता है यकृत आपका, यहाँ पे क्या होता है भी आपका यकृत होता है। तो ये आपका 3 नंबर जो आकृति है वो यकृत को एकदम बिल्कुल सही बता रही है। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 26 नंबर क्वेश्चन। अब इसके अंदर अब आपको बताना भी मेंढक में मानव की तरह ही एक जोड़ी फेफड़े होते हैं, मेंढक में मानव की तरह ही एक जोड़ी फेफड़े होते हैं, लेकिन वे अपने में भी श्वसन कर सकते हैं, लेकिन वे अपने में भी क्या है श्वसन कर सकते हैं। तो आर्द्र और श्लेष्मीय त्वचा से, यानी मानव की तरह मेंढक में भी क्या होते हैं एक जोड़ी फेफड़े होते हैं, लेकिन वे क्या है आर्द्र और श्लेष्मीय त्वचा से भी क्या है श्वसन कर सकते हैं। तो यहाँ पे 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट, क्लोमो से आपका जो श्वसन करता है वो कौन करता है भी, क्लोम से गिल्स, गलफड़ी बोलते हैं जिसको, मछली करती है भी, ठीक है। आगे देखिएगा 27 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। बड़े बांधों के निर्माण द्वारा नदी के प्राकृतिक प्रवाह को विनियमित करने से अनुप्रवाह क्षेत्रों में कृषि प्रभावी होती है। तो वो होती है बाढ़ से खनिज समृद्ध तलछट के वार्षिक जमाव को अवरुद्ध करने से। तो यहाँ पे 4 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा भाई। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर है वो 28 नंबर क्वेश्चन देखो भी। अब इसके अंदर सी, पी और जी, अब इसको क्या लिख रहा है ये लिख रहा है पी जी सी। अब देखो भी पी जी और सी, तो अब आपको यहाँ पे क्यू यू क्यू के, तो इसके अंदर है वो आपको पहले क्यू आएगा, फिर के आएगा और फिर लास्ट में यू आ जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, 1 नंबर ऑप्शन। आगे देखिएगा नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 7 व्यक्ति हैं, ई एफ जी एच आई जे और के उत्तर की ओर मुख करके एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं। ई और आई के बीच में केवल 3 व्यक्ति है भी। तो ई और आई के बीच में ई है और उसके बाद में आई के बीच में 1 2 और 3, तो यहाँ पे आई आ गया अभी। जे के दाईं और केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो जे के दाईं और 2 व्यक्ति है, तो 1 और 2, और उसके बाद में इसने बोला है भी ई है वो जे के, ई है ना वो जे के बाईं और तीसरे स्थान पर है। तो बाईं और ई है वो जे के बाईं और तीसरे स्थान पर है। तो यहाँ पे तीसरे स्थान पर कहाँ पे होगा अभी, तो जे यहाँ पे नहीं होगा, फिर आपका जे है वो यहाँ पे नहीं होगा। तो जे को मैं यहाँ पे बिठा देता हूँ, जे को यहाँ पे बिठा देता हूँ, तो एक व्यक्ति जे के इस साइड में और आएगा। तो जे है वो जे ई है वो जे के बाईं ओर है, तो जे का बायां ये होगा पहला, और दूसरा और तीसरा है भी। एच ई और जी के ठीक बगल में बैठा है, एच है ना वो ई और जी के ठीक बगल में बैठा है, तो जी को मैं यहाँ पे बिठा देता हूँ, तो एच है वो यहाँ पे आ जाएगा भी। उसके बाद में के है वो ई के ठीक बगल में नहीं बैठा, के है वो ई के ठीक बगल में नहीं बैठा है, तो उसके बाद में के को मैं यहाँ पे बिठा देता हूँ। तो पंक्ति के ठीक मध्य में कौन बैठा है, पंक्ति के ठीक मध्य में कौन बैठा है, तो यहाँ पे पंक्ति के ठीक मध्य में आपका जी आ जाएगा अभी। अब इसके अंदर एक व्यक्ति और रह गया अभी, एक व्यक्ति है वो आपका और रह गया अभी। इसने बोला है जे के दाईं ओर, यानी जे के दाईं ओर ओनली फॉर 2 ही व्यक्ति है, इसने बोला भी जे के दाईं ओर केवल 2 व्यक्ति हैं, तो 2 व्यक्ति बैठे हैं। अब एक व्यक्ति और रह गया ना वो यहाँ पे आ जाएगा, फिर एक व्यक्ति आपका रह गया एफ, वो यहाँ पे आ जाएगा। अब बीच में कौन बैठा है, तो जी बैठा है, तो यहाँ पे 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखो भी 30 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। अब इसने आपको दिया गया भी 2 संख्याएं, लघुत्तम समावर्त्य आपको दे रखा है और महत्तम समावर्त्य, यानी लघुत्तम समावर्त्य उनके महत्तम समावर्त्य से 14 गुने के बराबर है। अब इसका एचसीएफ में मान लेता हूँ भी x है, तो आपका एलसीएम क्या हो जाएगा भी, एलसीएम 14 x हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है।
यदि एक संख्या 36 है तो उनके लघुत्तम समावर्त्य और महत्तम समावर्त्य का योग बताना है आपको। तो इसमें से एक संख्या क्या है, 36 है, एक संख्या क्या है भी 36 है, तो उनके लघुत्तम समावर्त्य और महत्तम समावर्त्य का योग 270 है। तो ये तो मेरे पास में क्या है, एलसीएम है, और ये मेरे पास में एचसीएफ है, तो दोनों का योग कर दो और योग इसके बराबर रख दो 270, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे 15x बराबर कितना हो गया मेरे पास में, 15x बराबर 270 है, तो x बराबर कितना आ जाएगा, तो 15 से डिवाइड कर दो इसको, 15 एकम 15, बच गया कितना भाई, ये बच जाएगा 15 एकम 15 12, 120, यानी 15 8 120। तो यहाँ पे x का मान कितना आ गया, 18 आ गया। x का मान 18 आ गया, तो आपको दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। अब आपको पता है भी पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या क्या होता है भी, LCM इंटू HCF होता है, HCF होता है। अब x हमने माना क्या था, HCF माना था, तो यहाँ पे HCF हो जाएगा 18, और इसने बोला भी जो आपका LCM है वो HCF का 14 गुना है। तो यहाँ पे ये तो आपका LCM है और ये तो आपका HCF है, और HCF को ही 14 गुना कर दिया, तो ये आपका अब क्या आ गया, LCM आ गया, और अपोन में क्या आ जाएगी, दूसरी संख्या या फिर पहली संख्या आ जाएगी जो कि 36 है, तो ये 36 आ जाएगी। तो 18 एकम 18 और 18 2 36 और 2 एकम 2 और ये हो जाएगा 9 2 18। तो यहाँ पे 14 निमा कितना होता है अभी, तो 14 को और 9 से गुणा करोगे तो ये 126 आ जाएगा, जो कि आपका 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 31 नंबर क्वेश्चन। अब 31 नंबर क्वेश्चन के अंदर है वो चक्रवर्ती ब्याज की एक निश्चित दर पर निवेश की गई एक धनराशि 10 वर्ष में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है। तो मैंने मान लिया भी पहले 1 थी और 3 गुनी होगी, तो ये 3 हो जाएगी। अब ये यहाँ कितना है भी 10 साल में हो रही है ये। अब ये बोल रहा है भी कितने वर्ष में धनराशि है वो 9 गुनी हो जाएगी। अब इसकी 3 गुनी होगी तो ये 9 गुनी हो जाएगी। फिर टोटल धनराशि कितनी है, टोटल धनराशि है वो देख लो भी, यहाँ पे 10 है और यहाँ पे भी 10 है, तो सॉरी टोटल समय है वो यहाँ पे 10 वर्ष और यहाँ पे भी 10 वर्ष, तो टोटल है वो 20 वर्ष लगा है। तो 3 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद में 32 नंबर क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है। 32 नंबर क्वेश्चन में आपको बोला गया है बी निम्न में से कौन सा एक मांग निर्धारक नहीं है। तो विक्रेता की रुचि और पसंद, विक्रेता की रुचि और पसंद है वो क्या है, मांग निर्धारक नहीं है। 1 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। बाकी मांग निर्धारक कौन कौन से हैं, तो वो आपका हो जाएगा माल की कीमत, भविष्य में कीमत में बदलाव की उम्मीद, और एक हो जाएगा उपभोक्ता की आय। तो यहाँ पे मांग निर्धारक नहीं है, तो वो आपका हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन, विक्रेता की रुचि और पसंद। आगे देखो 33 नंबर क्वेश्चन है। न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक तत्वों के प्रत्येक गुण पहले तत्वों के गुण धर्मों के समान है। तो यहाँ पे न्यूलैंड ने संगीत के 8 जो सुर होते हैं, संगीत के जो 7 सुर होते हैं उसके अंदर सारे गामा पादा निशा, इस प्रकार से जो पहला था उसका 8वें के साथ में रिलेशन होता है भी। तो पहले गुणधर्म का, पहले तत्वों का 8वें तत्वों के साथ में, प्रत्येक 8वें तत्वों के साथ में क्या है, रिलेशन होता है, यानी गुणधर्म है वो समान होते हैं। ये न्यूलैंड ने अष्टक नियम बोलते हैं इसको, और ये आपका 1865 के अंदर दिया था। तो 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 34 नंबर क्वेश्चन। अब इसके अंदर है वो ABC एक त्रिभुज है, और इस प्रकार से एक त्रिभुज बना लेते हैं भी अपन ABC। ये लो, ये है आपका A, ये है B और ये है आपका C। अब इसके अंदर है वो कोण A है वो क्या है, समद्विभाजक है, समद्विभाजक करता है। तो करता कौन है, D करता है, 2 समान भागों में डिवाइड करता है, और ये D आ गया आपका जो कि BC पर स्थित है। अब इसने AC को 4.2 बताया है, AC 4.2 है, उसके बाद में BD है ये आपके पास में 4 बता रखा है, और BC ये पूरा BC है ये आपके पास में 7 सेंटीमीटर है, और ये आपको बताना है। तो यहाँ पे ये जो ABC है इसमें क्या है, 2 त्रिभुज हो गए। 2 त्रिभुज कौन से हो गए, एक तो आपका है A B और D, और ये समरूप है त्रिभुज किसके, A D और C के, A D और C के समरूप है। अब समरूप कैसे है, तो यहाँ पे देखो भी जो आपका कोण A है ना ये समद्विभाजक है, तो इसका मतलब ये कोण और ये कोण बराबर है, और यहाँ पे ये इसको समद्विभाजित करता है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। यहाँ पे भी 90 डिग्री का और यहाँ पे भी 90 डिग्री का, तो ये डी एंगल है ये भी दोनों में बराबर है। और एक आपकी ये जो AD जो रेखा है वो दोनों त्रिभुजों के अंदर उपनिष्ठ है, और एक जो आपका जो कोण B है वो कोण C के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये कोण है वो इस कोण के बराबर है और ये कोण है वो इस कोण के बराबर है। तो आपका कोण B है वो कोण C के बराबर होगा 100 में से 101%। ठीक है, तो यहाँ पे कौन कौन से क्या हो गए, ये समरूप हो गए।
समरूप हो गए तो आपको पता है भी समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात है वो क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पे रख दो भी। अब ये ए बी बटा ए सी और बराबर में बी डी अपॉन में क्या आ जाएगा, ये बी डी अपॉन में डी सी। अब समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, मैंने ऊपर है, मैंने जो संख्या जो रेखा लिखी है ऊपर वो लिखी है ए बी और डी त्रिभुज की, और नीचे जो लिखा है वो लिखा है मैंने ए डी और सी का। ठीक है, ए बी का मान आपको ज्ञात करना है एक्स है, और ए सी का मान आपको कितना दे रखा है अभी 4.2, और उसके बाद में बराबर है बी डी का मान कितना है आपके पास में 4 है, और उसके बाद में डी सी का मान कितना है, तो ये टोटल पूरी बी सी ये 7 है, तो ये कितनी बचेगी 3 बचेगी। तो अब वज्र गुणा करवा दो भी। अब वज्र गुणा करवाओगे तो ये आपके पास में कितना हो जाएगा 3x बराबर में 4.2 इंटू कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब आपको तो x का मान चाहिए, तो x का मान चाहिए तो 3 इसके पदों में आ जाएगा। तो आपको पता है भाई 3 एकम 3 और 14 3 42 होते हैं तो 1.4 आ जाएगा, और 14 चौके 56 होते हैं तो 5.6 आ जाएगा, जो कि आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा 1 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने 35 नंबर क्वेश्चन। अब इसने बोला है भी एक दुकानदार ग्राहक के लिए 2 योजनाएं अर्थात या तो 30% और 20% की 2 क्रमिक छूट देता है, या फिर आप 2 खरीदोगे तो 1 मुफ्त पाओगे। ये 2 योजनाएं देता है। तो इसके अंदर आपको क्या है, पहले तो आपको समतुल्य बटा निकालना है इसका, और उसके बाद में इसका अंतर बताना भी दोनों के बीच में अंतर कितने का है। तो पहले देखो भी 30% है। अब 30% को फ्रैक्शन में चेंज करूंगा तो 3/10 लिखूंगा, और एक है आपके पास में 20%। अब फ्रैक्शन में चेंज करूंगा तो इसको मैं क्या लिखूंगा, बी कम बी बी 5 1/5। तो यहाँ पे देखो भी 10 है और 3 की छूट दे दी यानी 7 में बेच दिया। 5 इसका मूल्य था क्रय मूल्य, और 1 की छूट दे दी तो यहाँ पे 5 इसका अंकित मूल्य था, और 1 की छूट दे दी तो 4 में बेच दिया। तो इसका मतलब ये क्या हुआ 50, और ये टोटल कितना हो गया 28। अब टोटल इसका जो आपका एमआरपी है वो कितनी थी 50 थी, लेकिन 28 में बेच दिया, तो यानी टोटल है वो 22 रुपए की छूट दे दी। कितने के ऊपर 50 के ऊपर। प्रतिशत निकालेंगे तो 100 से गुणा करना पड़ेगा, 50 से कम 50, 50 2 100, 22 2 44। तो इसका समतुल्य बटा कितना आ गया 44% आ गया। अब यहाँ पे 2 खरीदे और 1 मुफ्त पाए, तो मैंने प्रत्येक जो वस्तु है उसका 10 रुपए का एमआरपी रेट मान लिया। 10 रुपए है वो इसका क्या है एमआरपी रेट है, या फिर सीपी मान लो। अब इसके अंदर है वो एमआरपी रेट मैंने मान लिया भी प्रत्येक का 10 रुपए है, तो 2 खरीदने पर 1 आपको मुफ्त में मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, पीछे वाला जो दुकानदार है उसने क्या है, दुकानदार ने तो क्या है, दुकानदार के अकॉर्डिंग उसका अंकित मूल्य कितना है 30 है। भी प्रत्येक का 10 रुपए माना है हमने, तो दुकानदार के अनुसार इसका अंकित मूल्य कितना है 30 है, और उसके ऊपर है वो क्या है 10% की यानी 10 की छूट दे रहा है। भी 2 खरीदने पर आपको 1 मुफ्त मिल रहा है, तो दुकानदार के अनुसार कितना है, दुकानदार के अनुसार तो 30 है ना अंकित मूल्य उसका, और उस पर 10 की छूट दे रहा है। तो यहाँ पे छूट कितनी होगी, तो 10 की छूट दी कितने के ऊपर 30 के ऊपर इंटू 100, तो 0 से 0 कैंसिल यानी 100/3। अब इसका अंतर निकाल लो भी। अंतर निकालोगे तो 44 में से आपको क्या करना है, 44 में से 100/3 माइनस करना है, तो ये हो जाएगा 3, और ये आपके पास में 3 चौके 12, 3 चौके 12 और 1 13, तो 132 अपॉन में 100, तो ये हो जाएगा 132 में से 100 जाएगा तो 32, और 32 अपॉन में 3 है वो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा भाई 32 अपॉन में 3%। तो इसका अंतर आ जाएगा, जो कि यहाँ पे 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 10 या 30, 30 और 2 32, 32 अपॉन में 3। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 36 नंबर क्वेश्चन। अब इसमें आगे और पीछे दोनों दिशाओं में क्या है अक्षर युग्म की संख्या ज्ञात करनी है। संख्या लिख लो भी 16, 12, 1, 20 और 5। अब यहाँ पे 16 से शुरू करो, 16, 17, 18, 19 और 20 नहीं बनेगा। 12 से 12, 13, 14 और 15 नहीं बनेगा। 1 से 1, 2 और 3 नहीं बनेगा। 20 से सारी संख्या छोटी नहीं बनेगा। फिर 5 से शुरू करो, 5, 6, 7, 8 और 9 नहीं बनेगा। फिर 20 से सारी संख्या आगे वाली छोटी नहीं बनेगा। 1 से 1, 2 और 3 नहीं बनेगा, तो 12 और 13 नहीं बनेगा। तो यहाँ पे शून्य अक्षर युग्म हो गए इसके बीच में। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखो भी 37 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। अब इसमें बोला गया है भी एक वस्तु को 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस के सामने रखा गया है, तो उसका प्रतिबिंब 7.5 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, तो आवर्धन ज्ञात करना है। अब यहाँ पे आपको f का मान दे रखा है और आपको v का मान दे रखा है, लेकिन u का मान नहीं है। u का मान आपको ज्ञात करना पड़ेगा, आवर्धन ज्ञात करना है। तो यहाँ पे लेंस फॉर्मूला लगा दो। आपको पता है लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1/f बराबर में 1/v माइनस में 1/u होता है। अब आपको u तो ज्ञात करना है। अब u ज्ञात करना है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अभी
ये हो जाएगा 1/u, क्या हो जाएगा 1/u बराबर हो जाएगा आपका 1/f माइनस में 1/f प्लस में 1/v आ जाएगा अभी। यानी आपको u ज्ञात करना है तो 1/u बराबर हो जाएगा 1/f प्लस में 1/v। अब आपको पता है भी अवतल लेंस, मैंने बहुत बार बताया है अवतल लेंस की फोकस दूरी है वो माइनस होती है भी, तो 1/u बराबर में 1/15 और ये 1/15 वो क्या है माइनस के अंदर है, और यहाँ पे प्लस का निशान आएगा। और अवतल प्लस का निशान क्यों आएगा, क्योंकि अवतल लेंस है वो हमेशा और हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनाता है भी, आभासी प्रतिबिंब बनाता है, तो ये प्लस में ले लो। तो उसके बाद में ये आ जाएगा 7.5। अब यहाँ पे पॉइंट हटाओगे तो ऊपर क्या लग जाएगा 0 लग जाएगा, तो इसका एलसीएम ले लो 15 और 75 का एलसीएम कितना आ गया 75, और ये हो जाएगा 15 5 75 यानी 5 माइनस का आ गया, और फिर यहाँ पे प्लस का आपके पास में कितना आ जाएगा अभी 10 आ जाएगा। अब ये u कितना हो गया, यानी 1/u आपके पास में कितना आ गया, तो 1/u है वो आपके पास में 5/75 आ गया। अब आपको चाहिए u का मान चाहिए, तो ये आपके पास में 15 5 75 यानी u का मान 15 आ गया, u का मान कितना आ गया 15 आ गया। अब आपको आवर्धन चाहिए, आवर्धन क्या होता है v/u होता है, v आवर्धन होता है m बराबर मैग्निफिकेशन बराबर क्या होता है v/u होता है। अब v कितना है आपके पास में, तो v आपके पास में 7.5 है, और u आपके पास में कितना है भी, तो u आपके पास में है वो 15 है भी, u आपके पास में 15 है। पॉइंट हटाओगे तो 0 लग जाएगा, और ये 25 से काट दो, 25 थी 75 और 25 का 150, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2। अब 1/2 को मैं किस रूप में लिख सकता हूँ, पॉइंट लगाओ और ये 5 आ जाएगा, तो यहाँ पे 0.5 जो कि आपका राइट आंसर क्या होगा 3 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। या तो आधा लिख दो या फिर 0.5 लिख दो, कोई दिक्कत ही नहीं है, एक ही बात है। आगे देखो भी 38 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, इसमें कथन दे रखा है आपको भी कुछ लिपस्टिक है वो लाल है, कुछ से जो आपकी एल से लिपस्टिक है वो क्या होती है अभी लाल होती है, भी लाल होती है क्या बताओ अभी, मेरे को तो पता नहीं है अभी। लिपस्टिक कुछ लिपस्टिक है वो लाल होती है तो आर से रेड कर देते हैं भी, और कुछ लाल कुछ जो आपके रेड है वो क्या है गुलाबी है, तो जी से गुलाबी कर देते हैं। और सभी लिपस्टिक है वो रंग है, सारे के सारे जो आपके लिपस्टिक है वो क्या है रंग है, तो ये आ जाएगा आर, इसको रंग ही दे देते हैं भी नाम रंग, ठीक है। अब देखो भी कुछ लिपस्टिक गुलाबी है, तो लिपस्टिक वाला है वो गुलाबी के अंदर जा रहा है क्या, नहीं जा रहा, अभी काट ही नहीं रहा, तो कैंसिल करो। और कुछ रंग है वो लाल है, तो कुछ रंग वाला है वो लाल वाले को काट रहा है क्या, रेड वाले को काट रहा है क्या, तो यहाँ पे ये काट रहा है भी, ये बिल्कुल सही है, तो यहाँ पे निष्कर्ष दूसरा है वो बिल्कुल सही है, तो 4 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 39 नंबर क्वेश्चन। अब इसमें बोला गया भी दाएं हाथ के अंगूठे के नियम के अनुसार, अंगूठे के नियम के अनुसार धारा की दिशा को निरूपित करता है। अब आपको पता है भी मैंने आपको बताया था भी अंगूठे का नियम जब आप याद करते हो यहाँ पे, तो आपको इस प्रकार से उस छड़ को इस प्रकार से पकड़ना है, जिस दिशा में धारा की दिशा होती है उसी दिशा में आपको क्या है अंगूठा करना है। तो आपकी जो मुड़ी हुई अंगुलियां हैं वो क्या है चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाती है, तो यहाँ पे अंगूठा का जो नियम है वो क्या दर्शाता है, अंगूठा है वो धारा की दिशा को बताता है, तो यहाँ पे 2 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। और मुड़ी हुई अंगुलियां होती है वो आपके चुंबकीय क्षेत्र को बताती है भी चुंबकीय क्षेत्र है वो किस दिशा में है। आगे देखो भी नेक्स्ट ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, आगे चलता हूं 41 नंबर क्वेश्चन देखो भी, विष्णु ने अपनी 10वीं पारी में x रन बनाए। अब अपने को पता नहीं कितने बनाए, लेकिन ये रन बनाने के बाद में उसकी प्रति पारी औसत रन में 8 की वृद्धि हो जाती है। यदि इसका नया औसत है वो 28 है, यानी 10वीं पारी में उसने रन बनाए और नया औसत है वो 28 हो गया और 8 रन की वृद्धि हो गई, तो मेरे को ये बता सकते हो क्या 10वीं पारी से पहले उसका औसत कितना था, तो आप बोलोगे सर 20 था, यानी 8 की वृद्धि होगी तो 10वीं पारी से पहले उसका औसत कितना था, तो 20 था, और ये क्या था भी 9वीं पारी तक था, तो टोटल रन कितने हैं यहाँ पे 180 है। अब उसने क्या है 200 अब इसने क्या 10वीं पारी में कुछ रन बनाए और उसका 10वीं पारी में उसका जो नया औसत आया है वो 28 आ गया, तो टोटल रन कितने 280 है। तो इसने x का मान ज्ञात करो, यानी कितने रन बनाए थे, तो 280 में से 180 घटा दो, तो यहाँ पे 100 रन बनाए थे, तो आपका यहाँ पे 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो भी आपके सामने 42 नंबर क्वेश्चन है, कस्तूरी मृग, कस्तूरी मृग है वो का प्राकृतिक निवास स्थल कौन सा है, तो 2500 मीटर की ऊंचाई, 2500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले उच्च अल्पाइन परिवेश है, 2500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले उच्च अल्पाइन परिवेश के अंदर है वो आपके कस्तूरी मृग पाए जाते हैं। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने 43 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस घटना को
कलकत्ता हत्याकांड के नाम से जाना जाता है? तो सीधी कार्रवाई दिवस को कलकत्ता हत्याकांड के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट देखिएगा 44 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के दिए गए मौलिक कर्तव्यों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना हमारा मौलिक कर्तव्य है। ये बिल्कुल सही बात है अभी, और इसे मौलिक कर्तव्य के रूप में है वो कब जोड़ा गया था? तो 86वां संविधान संशोधन और 2002 के द्वारा है वो 11वें मौलिक कर्तव्य के रूप में इसको जोड़ दिया गया था, और ये 21(1) के अंदर भी इसका जिक्र किया गया है मौलिक अधिकार के अंतर्गत। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 45 नंबर क्वेश्चन में। अब इसके में आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट है वो सही है, कौन सा स्टेटमेंट सत्य है। तो गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र उस गोले का केंद्र होता है, दर्पण उस गोले का केंद्र होता है जिसका दर्पण जिसका कटा हुआ भाग माना जाता है। अब देखो भी जैसे गोलीय दर्पण होता है इस प्रकार से, तो ये आपका गोलीय दर्पण है, और ये इस प्रकार से एक क्या होता है भी पूर्ण गोला होता है। ये एक प्रकार से क्या होता है भी पूर्ण गोला होता है इस प्रकार से ये, ठीक है। तो इसका जो केंद्र होगा वही यहाँ पे क्या होता है वक्रता केंद्र होता है, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद में इसने बोला है भी गोलीय दर्पण का द्वारक डी उस गोले का व्यास होता है, दर्पण जिसका कटा हुआ भाग होता है। अब यहाँ पे देखो भी गोलीय दर्पण का द्वारक क्या होता है, जैसे गोलीय दर्पण में यहाँ पे एक ये आपका गोलीय दर्पण है वो इस प्रकार से, गोलीय दर्पण का द्वारक कौन सा होता है भी? गोलीय दर्पण का द्वारक आपका ये होता है, अब गोलीय दर्पण का द्वारक है वो इस प्रकार से होता है भी, ठीक है। अब ये द्वारक है, अब इसने बोला भी ये जो आपका गोलीय दर्पण का द्वारक है डी, इसको डी से डिनोट करते हैं, और ये आपको यहाँ पे इसने बोला है भी गोले का व्यास होता है क्या? गोले का व्यास होता है क्या? बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है, गोले का व्यास नहीं होता भी। ये गोले का व्यास है कैसे होगा भी? ये द्वारक है वो गोले का व्यास कैसे होता है? यानी वक्रता त्रिज्या का दुगना, वक्रता त्रिज्या का दुगना ही क्या होता है उस गोले का व्यास हो सकता है, लेकिन ये व्यास नहीं है। अब इसने बोला भी मुख्य फोकस एफ गोलीय दर्पण के ध्रुव ओ और वक्रता त्रिज्या या फिर वक्रता केंद्र सी के बीच का ठीक मध्य बिंदु होता है। जैसे यहाँ पे देखो भी, अब इसके अंदर है वो ये आपका क्या है एक प्रकार से अवतल दर्पण है, और अवतल दर्पण के अंदर ये आपका वक्रता केंद्र सी है, और यहाँ पे आपका ये पोल है भी पी, और ये आपका एफ है। और इसने बोला भी जो फोकस है ना वो गोलीय दर्पण ध्रुव पी और वक्रता केंद्र सी, यानी इन दोनों का, यानी यहां से लेकर आपके ध्रुव ओ से लेकर के और वक्रता केंद्र सी के बीच का बिंदु, एकदम बीच का बिंदु कौन सा होता है? तो ये आपका फोकस होता है, बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल सही बात है। आपको पता है भी ये एक्स होता है, ये भी एक्स होता है, यानी आर बराबर क्या होता है 2f होता है, आर बराबर आपका 2f होता है, यानी फोकस दूरी का दुगना है वो वक्रता केंद्र होता है, और एफ बराबर क्या होता है? तो वक्रता त्रिज्या का आधा क्या होता है आपका एफ होता है। तो यहाँ पे तीसरा सही हो जाएगा, तो यहाँ पे पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत है इसमें। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 46 नंबर क्वेश्चन। अब इसके अंदर है 2 से 1.5, 2 से 1.5, तो 0.5 है वो इसने क्या कर दिया माइनस कर दिया, और उसके बाद में यहाँ पे 0.4 माइनस कर दिया भी, और यहाँ पे आपका 0.3 माइनस कर दिया, और यहाँ पे 0.2 माइनस कर दिया, और अब 0.1 माइनस करेगा तो ये आ जाएगा 0.5। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? 1 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 47 नंबर क्वेश्चन। 62 और 70 का एलसीएम, 62 और 30 का, सॉरी 62 और 30 का एलसीएम आपको ज्ञात करना है, क्या होगा? तो इसके टुकड़े कर लो भी, 62 के टुकड़े करोगे 31 दुए 62 होते हैं भी, 31 एक अभाज्य संख्या भी, 31 × 2, और 30 को मैं क्या लिख सकता हूँ? तो 30 को लिख सकता हूँ 5 × 5 = 15, और 15 दुए 30, इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो अब इसके अंदर है वो आपको क्या करना है, 30 को 31 से गुणा कर दो भी, 30 को 31 से डिवाइड कर दो, तो मल्टीप्लाई कर दो, तो वही आपका क्या आ जाएगा भी, यानी 5 × 15, 15 दुए 30, और 30 को 31 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 0 और ये आ जाएगा 30, और इसके बाद में 0 और 9, तो ये आपके पास में 930 आ जाएगा। 930 है वो आपका क्या आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा दोनों का। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, निम्न में से कौन सा पर्वत और राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे नंदा देवी है, ये उत्तराखंड में है, नंदा देवी उत्तराखंड में है, और सासेर कांगड़ी है ये लद्दाख के अंदर है, कंचनजंगा है वो आपकी सिक्किम के अंदर है,
K2 है वो हिमाचल प्रदेश के अंदर है, ये बिल्कुल गलत बात, ये बिल्कुल गलत बात। अभी ये K2 है वो आपके जम्मू कश्मीर में, भी हिमाचल प्रदेश में नहीं है। तो यहाँ पे 4 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अभी आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसके अंदर है वो धातुओं के मामले में आदर्श अपशिष्ट निपटान की विधि कौन सी है। अब इसमें 2 क्वेश्चन बनते हैं, एक तो होता है भी आदर्श अपशिष्ट निपटान की विधि कौन सी होती है, तो वो उसमें तो आता है भस्मीकरण करना। आदर्श अपशिष्ट यानी अपशिष्ट निपटान की आदर्श विधि कौन सी है, एक क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है भी अपशिष्ट को निपटाने की आदर्श विधि कौन सी है, तो आप उसको भस्म कर दो, तो वो एक बिल्कुल सही बात है। लेकिन धातुओं के मामले में पूछा है, यहाँ पे धातुओं के मामले में आदर्श अपशिष्ट निपटान की विधि कौन सी है, तो वो हो जाएगा आपका पुनर्चक्रण यानी रिसाइकलिंग हो जाएगा। अब इसके अंदर रिसाइकलिंग क्या होता है, रिसाइकलिंग का मतलब होता है वापस उसको क्या है एब्जॉर्ब करना, वापस उसको बनाना, रिसाइकिल करना। तो यहाँ पे पुनर्चक्रण और इसमें रिसाइकलिंग करना। अगर आप धातु को इस प्रकार से, अगर ये मान लो भी धातु है और धातु को आपने पुनर्चक्रण किया है, तो उसके अंदर है वो कम कॉस्ट आती है अकॉर्डिंग टू नई धातु आपने ली है, उसके अकॉर्डिंग अगर आप उस धातु का पुनर्चक्रण कर लेते हैं तो आपके पास में क्या है उसकी कम मूल्य लगता है और ये पर्यावरण के अनुकूल भी माना जाता है। तो धातुओं के लिए पुनर्चक्रण है वो अपशिष्ट निपटान की सर्वोत्तम विधि मानी जाती है। तो यहाँ पे 1 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है 50 नंबर क्वेश्चन। अब 50 नंबर क्वेश्चन के अंदर है वो शहर Q है वो शहर P के दक्षिण पूर्व में है। तो P का दक्षिण पूर्व ये रहा और P का दक्षिण पूर्व है वो ये होगा भी, P का दक्षिण पूर्व ये नहीं, P का दक्षिण पूर्व ये होगा भी। तो यहाँ पे Q आ जाएगा और इसके बाद में शहर R है वो Q के दक्षिण में है, तो शहर R Q के दक्षिण में है तो R यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद में शहर R है वो Q के दक्षिण पश्चिम में है, तो Q का दक्षिण पश्चिम कौन सा होगा, ये होगा। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, R आ जाएगा। उसके बाद में शहर R है वो P के दक्षिण में है, तो P के दक्षिण में हो जाएगा। और उसके बाद में शहर S है वो शहर है R के पश्चिम में है, तो S है वो R के पश्चिम में है, तो S यहाँ पे आ जाएगा भी, आपका S है वो यहाँ पे आ जाएगा। और उसने बोला भी शहर S के सापेक्ष शहर P की दिशा बताओ, शहर S के सापेक्ष P की दिशा बतानी है, तो यहाँ से दिशा बता दो भी। तो ये आपके पास में उत्तर पूर्व आ जाएगा, जो कि 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाओं की माप है वो 42, 36 और 34 है। तो यहाँ पे हीरोज फॉर्मूले से आप है वो इसको ज्ञात कर सकते हैं। तो हीरोज फॉर्मूला क्या होता है भी, A प्लस B प्लस C, पहले आपको इसका अर्थ पर में आप ज्ञात करना पड़ेगा, S बराबर होता है भी और इसका आधा। तो यहाँ पे सभी को जोड़ दो भी, 4 2 6 और 2 8, 8 और 4 12, और उसके बाद में 4 और 3 7, 7 और 3 10 और 1 11, 112, और 112 को 2 से डिवाइड करोगे तो ये आपके पास में आ जाएगा 56। तो यानी अर्ध परिमाप है वो आपके पास में 56 आ गया। आप हीरोज फॉर्मूला लगा दो, S रूट S और S माइनस A और उसके बाद में S माइनस B और उसके बाद में S माइनस C, ये इसका हीरोज फॉर्मूला होता है भी। तो S आपके पास में क्या 56 है और 56 में से 42 जाएंगे तो कितने बचेंगे भी, तो 56 में से 42 जाएंगे तो 4 बच गया, और उसके बाद में ये आ जाएगा आपके पास में 14 और इंटू, और 56 में से 36 जाएगा तो ये आपके पास में बचेगा 20, और इंटू 56 में से 34 जाएगा तो ये आपके पास में बचेगा 2 और ये 2 22। तो यहाँ पे इसके ऊपर क्या लग जाएगा अभी, रूट लग जाएगा। अब 56 को मैं क्या लिख सकता हूँ अभी, 56 को क्या लिख सकता हूँ, मेरे को तो रूट से बाहर लेके आना है अभी। 56 को मैं लिख दूँ 14 यानी 7 इंटू 2, 7 2 14 और 14 चौके 56 होते हैं अभी। और उसके बाद में 14 को क्या लिखूंगा मैं, 14 को 7 इंटू 2 लिख दूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और 20 को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो 20 को 5 इंटू 2 इंटू 2, 5 2 10 और 10 2 20, और 22 को क्या लिख सकता हूँ, तो 22 को 11 इंटू 2 लिख सकता हूँ भी। ठीक है, अब ये क्या है भी अपने पास में रूट के अंदर है, तो रूट से बाहर आएगा, दो डबल संख्या होगी, तो 7 और 7 डबल है तो एक साथ बाहर आ जाएगा, और 4 है वो 2 के रूप में बाहर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो भी 1 2 ये रहा, 1 2 3 4 और 5 है, तो यहाँ पे 4 है तो वो 5 है, तो इसके अंदर से कितने बाहर आ सकते हैं, तो इसके अंदर से आपके हैं वो 2 बाहर आ सकते हैं और एक अंदर ही रहेगा, तो 1 और 2। अब इसके अंदर 5 बार आ सकता है क्या, 5 बार नहीं आएगा। तो अब अंदर कौन कौन रह गए, तो एक तो आपका 2 रह गया, एक आपका रह गया 11 और एक आपका 5 रह गया, और बाहर ये आगे 7 2 14 और 14 2 28 और 28 2 56, तो बाहर आ गया 56
और अंदर देखो भाई 11 5 55, 55 2 कितने होते हैं 110 होते हैं, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 110। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 52 नंबर क्वेश्चन। अब इसमें बोला गया भी किस पंचवर्षीय योजना में बुनियादी और भारी उद्योगों की स्थापना पर जोर दिया गया ताकि तीव्र औद्योगिकरण, आत्मनिर्भरता और प्रौद्योगिकी विकास के लिए एक ठोस आधार स्थापित किया जा सके। तो वो है आपका द्वितीय पंचवर्षीय योजना, यानी 2 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी उसमें औद्योगिकरण और आत्मनिर्भर और प्रौद्योगिकी विकास के ऊपर है वो एक ठोस कदम उठाया गया था। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 53 नंबर क्वेश्चन। कार्बन की संयोजकता आपको बतानी है। भी कार्बन की संयोजकता बताओगे तो आपको पता है भी कार्बन है वो 6 नंबर पे आता है। भी 6 नंबर पे आता है तो 2 नंबर आपके पहले जो कक्षक है इसके अंदर 2 कार्बन आ जाएंगे और दूसरे कक्षक के अंदर 4 कार्बन आ जाएंगे। तो यहाँ पे संयोजकता कौन दर्शाता है? जो लास्ट ऑर्बिट के अंदर है वो आपके जो इलेक्ट्रॉन बचे हुए इलेक्ट्रॉन है, लास्ट ऑर्बिट के अंदर बचे हुए इलेक्ट्रॉन है वो क्या बताते हैं? तो वो आपकी संयोजकता बताते हैं। तो यहाँ पे लास्ट ऑर्बिट के अंदर है वो कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 है, तो यहाँ पे 4 इसकी संयोजकता आ जाएगी भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 54 नंबर क्वेश्चन। संविधान के अनुच्छेद कौन से के अनुसार, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में से एक प्रतिष्ठापित करता है में यह निर्दिष्ट किया गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा और उन्हें ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक होगा। तो यहाँ पे इतना देखते ही आपको कर देना है भी पंचायतों का संगठन है वो आर्टिकल 40 के अंतर्गत है और आर्टिकल 40 है वो नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है और नीति निर्देशक तत्व है वो आपका आयरलैंड से लिया गया है। तो यहाँ पे 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा भी। आगे देखो भी 2 संख्याओं का योग 205 है। इनमें से एक संख्या को 5% कम कर दिया जाए और दूसरी संख्या को 10% बढ़ा दिया जाए तो प्राप्त परिणामी संख्या बराबर हो जाती है। तो दोनों प्रारंभिक संख्याओं में से छोटी संख्या आपको ज्ञात करनी है। अब इसमें देखो भी मैं एक संख्या मान लेता हूं भी x है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी भी? दूसरी संख्या 205 माइनस x हो जाएगी। भी दोनों का योग कितना है? 205 है। तो एक संख्या मैंने मान ली x है और दूसरी संख्या 205 माइनस x हो जाएगी। अब एक को मैं क्या कर रहा हूँ? 5% कम कर रहा हूँ। तो यहाँ पे x है, इसको 5% कम करूंगा तो यानी मेरे पास में 95% बचेगा इसका। 5 मैंने कम कर दिया तो 95% मेरे पास में बचेगा। और उसके बाद में इसने बोला भी दूसरी संख्या मेरे पास में क्या है? 205 माइनस एक्स है। अब 205 माइनस एक्स है, इसका मैं क्या करता हूँ? 10% बढ़ाता हूँ। तो इसका मतलब मेरे को क्या है? इसको 110 ज्ञात करना पड़ेगा। 110 अपॉन में 100 और उसके बाद में परिणामी संख्या है वो क्या हो जाती है? बराबर हो जाती है। तो यहाँ पे बराबर का निशान लगा दो भी। अब इसमें बराबर का निशान लगाओगे तो वहां पे क्या हो जाएगा भी? ये अब 100 से तो 100 कैंसिल कर दो। अब ये हो जाएगा 95x और बराबर में यहाँ पे इसको 110 से गुणा कर दो भी। ये तो ये आ जाएगा आपके पास में 205 इंटू 110 आ जाएगा और माइनस में आपके पास में कितना आ जाएगा? 110x आ जाएगा। अब ये 110 है, ये माइनस का है, बराबर से दूसरी साइड में जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा भी। अब 110 में से 95 जाएगा, 110 में से 95 जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा भी? 205 हो जाएगा। 205x बराबर में कितना आ जाएगा आपके पास में? 205 इंटू 110 हो जाएगा। अब यहाँ पे x बराबर कितना आ जाएगा? x बराबर है वो यहाँ पे इसमें जोड़ोगे भी, ये माइनस का है तो ये इधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। तो x बराबर क्या आ जाएगा भी? तो x बराबर है वो आपके पास में 205 से इसको क्या करो भी? डिवाइड कर दो तो 205 से कम 205, तो x का मान आपके पास में 110 आ गया। अब आपको पूछा क्या है? तो दोनों प्रारंभिक संख्याओं में से छोटी संख्या ज्ञात करनी है भी। तो योग इसका कितना है? 205 है। तो 205 में से 110 आप माइनस करोगे तो आपके पास में कितना बचेगा? 95 बचेगा, जो कि 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखो भी 56 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें बोला गया है भी कौन सा कथन है, कौन सा स्टेटमेंट है वो सही है? तो तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणों की तुलना करने के लिए वर्गीकरण आवश्यक था। बिल्कुल सही बात है। तत्वों का भौतिक और रासायनिक गुण, तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणों की तुलना करनी है। तुलना करने के लिए आपको क्या है? वर्गीकरण करना उसका आवश्यक था। बिल्कुल सही बात है। दूसरी क्या है? एक ही प्रकार के तत्वों को एक ही समय में व्यवस्थित करने के लिए वर्गीकरण आवश्यक था। यह भी बिल्कुल सही बात है। और विभिन्न प्रकार के तत्वों को एक ही समय में व्यवस्थित करने के लिए वर्गीकरण आवश्यक था। तो इसकी क्या जरूरत थी भी? अगर विभिन्न प्रकार के तत्व है उनको एक ही समय में
ऐड कर दो तो वहां पे वर्गीकरण करने की फिर क्या आवश्यकता है, वो तो ऐसे ही पड़े हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 3 नंबर है ये गलत हो जाएगा, 1 और 2 दोनों से ये ए और बी, तो 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने 57 नंबर क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बोला गया 6 इमारत है और उसमें सबसे नीचे वाली मंजिल का क्रमांक 1, उसके ऊपर वाली का 2 और सबसे ऊपर वाली का 6 बता रखा है। एच मंजिल क्रमांक 4 के ऊपर किसी एच है वो मंजिल क्रमांक 4 के ऊपर कि किसी एक मंजिल पर रहता है, या तो 5 पे रहता है या 6 पे रहता है। और इसने बोला है एच और एन के बीच में केवल 3 व्यक्ति रहते हैं। तो यहाँ पे मैं एक प्रकार से एच को 5 नंबर मंजिल पे मान लेता हूँ भी। ठीक है, मान लेते हैं। अब एच और एन के बीच में 3 व्यक्ति हैं, तो यहाँ पे 1 2 और 3, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा एन, तो ये हो जाएगा आपका 4, ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, फिर एन किस में आएगा भी, एन 1 नंबर मंजिल पे आएगा। अब इसने बोला है भी पी एन के ठीक ऊपर वाली मंजिल पे रहता है, तो यहाँ पे पी यहाँ पे आ जाएगा, ऊपर वाली मंजिल पे रहता है तो पी यहाँ पे आ जाएगा। अब इसने बोला भी पी और टी के बीच केवल 3 व्यक्ति हैं। अब P और T के बीच में 3 व्यक्ति है, तो T कहाँ पे आ जाएगा, ऊपर आएगा, फिर 6 नंबर मंजिल पे आएगा, तभी 3 व्यक्ति बीच में आएंगे। और इसने बोला भी W है वो T के नीचे की किसी मंजिल किसी विषम क्रमांक वाली मंजिल पे रहता है, तो विषम क्रमांक वाली सीट एक ही खाली है और उसके बाद में एक बच गया, यहाँ पे कौन सा आएगा, फिर इसमें आएगा Y आ जाएगा आपका यहाँ पे। अब इसने बोला भी Y के ठीक ऊपर वाली मंजिल पे कौन रहता है, तो आपका H रहता है 5 नंबर मंजिल पे, जो कि 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 58 नंबर क्वेश्चन। 100 के टिकट का मूल्य अभिभावकों के लिए 7.50 रुपए था और बच्चों के लिए 3 रुपए था। यदि कुल 952 टिकटों की बिक्री से 5,925 रुपए की राशि एकत्रित की गई, तो आपको बताना है बच्चों के टिकटों की संख्या कितनी थी। मिक्सर एलिगेशन से कर दो भी। अब मैं मान लेता हूं भी टोटल 952 टिकट है। अब मैंने मान लिया भी 952 टिकट थी वो सारी की सारी क्या थी, अभिभावकों की थी, यानी 7.5 रुपए में बेची गई थी। अब 7.5 रुपए में बेची गई थी, तो यहाँ पे 952 टिकट थी टोटल, और उसको क्या है 7.5 रुपए में बेची गई थी। तो टोटल मूल्य कितना हो गया इसका, टोटल मूल्य कितना हो गया, गुणा कर दो भी, और गुणा करोगे 7.5 से, गुणा करोगे 7.5 से, तो ये हो जाएगा 7140 रुपए, टोटल 7140 रुपए आ जाएगा। और दूसरी कंडीशन में मैं ये मानता हूं भी 952 जो टिकट थी सारी की सारी है वो अगर बच्चे होते, सारे के सारे, अगर ये तो थे वैश्यक, ये आपके क्या थे, वैश्यक थे, अगर सारे के सारे बच्चे होते, सारे के सारे बच्चे होते, तो टोटल मूल्य कितना होता, तो इसको क्या है आपको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 2856। अब लेकिन ये बोल रहा है भी टोटल धनराशि एकत्रित कितनी की है इसने, तो 5,925। अब मिक्सचर एलिगेशन लगा दो, यहाँ पे मिक्सचर एलिगेशन लगाओगे तो आपके पास में 7140 में से आपको माइनस करना है 5925, तो ये आपके पास में हो जाएगा 1215। कितना हो जाएगा अभी, 1215 आ जाएगा। और उसके बाद में यहाँ पे 2856 माइनस करोगे, तो भी 2856 माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 4284। कितना आ जाएगा भाई, 4284 आ जाएगा। अब इसको 3 से काट दो भी, 3 से कट रहा है क्या ये, 3 से कट जाएगा अभी, 3 से कटेगा तो ये हो जाएगा 3 कम 3 बच गया, 1 12 3 चौके 12 और 3 2 6 और 3 8 24, और यहाँ पे कितना बचेगा अभी, 3 चौके 12 0 3 5 15, और फिर भी ये 3 से कट रहा है क्या, 3 से शायद कट जाएगा अभी, तो ये हो जाएगा 3 चौके 12 3 7 21 और 3 6 18, और फिर ये कट जाएगा 3 कम 3 और 3 3 9 और 3 5 15। तो उसके बाद में ये कट रहा है क्या, उसके बाद में तो ये नहीं कट रहा अभी 15 से, और इधर 3 कम 3 7 और 6 13 और 4 17, ये नहीं कटेगा। ठीक है, अब लास्ट अनुपात है वो आपका ये आ गया, अभी लास्ट जो अनुपात है वो आपका ये आ गया। अब ये आया क्या है, ये आपका टिकटों की संख्या आ गई भी, यानी हमारे अनुसार है वो टोटल टिकट कितनी है, तो ये 476 प्लस में कर दो 135, तो ये आपके पास में 611 आ गई। हमारे अनुसार तो टिकटों की संख्या 611 है, लेकिन वो कितना बता रहा है, वो बता रहा है 952, तो एक बराबर यहाँ पे 611 का भाग दे दो भी, 611 का भाग दोगे तो 952 के अंदर है, 952 के अंदर आप क्या करोगे 611 का भाग दोगे भी,
तो ये आपके पास में, अब अपन ने यहाँ पे गलती कर दी हुई, इसको थोड़ा सा जोड़ घटाव में गलती कर दी अपन ने, बाकी सही है अपना क्वेश्चन। अब यहाँ पे अपन इसमें 5925 में से अगर आप 2856 घटाओगे ना, तो ये आपके पास में 3069 आएगा। अब इसको 3 से काटो, 3 से काटोगे तो 3 एकम 3 और फिर 0, 3 दुआ 6 और 3 तिया 9। अब इसको काटोगे तो 3 चौके 12 और 0, 3 पाँचे 15 और उसके बाद में फिर इसको 3 से काट दो भाई। अब 3 से इसको काटोगे तो 3 तिया 9, 3 चौके 12 और 3 एकम 3 और फिर इसको 3 से काटोगे तो ये आ जाएगा 3 एकम 3 और उसके बाद में 3 तिया 9 और 3 पाँचे 15। अब ये फिर कट रहा है क्या, फिर बाद में तो नहीं कटेगा ये। अब ये हो जाएगा अपने पास में 341 और प्लस में करना है आपको 135 प्लस में करना है तो 476 आएगा भाई। कितना आएगा 476 और 476 बराबर कितना आ जाएगा हमारे अनुसार तो टोटल टिकट, यानी हमारे अनुसार तो टोटल जो टिकट आई है वो कितनी आई है अभी 476 आई है, लेकिन वो बता रहा है 952, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई 952। तो 476 का 952 के ऊपर है वो आप भाग दे दो 476 का, तो ये आपके पास में कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। 476 कम 476 और 476 दुए कितने होते हैं अभी 952 होते हैं, तो 2 आ जाएगा एक का मान। अब आपको चाहिए क्या, तो बच्चों की टिकट की संख्या बतानी है। बच्चे टिकट कितनी है 135 हमारे अनुसार, तो 135 को क्या करना है आपको 2 से गुणा करना है अभी, तो 2 5 10 और 2 3 6 1 7 और उसके बाद में ये हो जाएगा 2 एकम 2, तो यहाँ पे 217 आ जाएगा, जो कि 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 59 नंबर क्वेश्चन। लवण जल के विद्युत अपघटन के दौरान कौन सी गैस उत्पन्न होती है जो पॉप ध्वनि के साथ में जलती है, तो आपका राइट आंसर होगा H2, यानी 4 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। और H2 है ये कौन से पे होती है, तो ये आपके कैथोड के ऊपर है वो आती है, कैथोड के ऊपर है वो एक प्रकार से मुक्त होती है। कैथोड क्या होता है अभी माइनस होता है और एनोड है वो आपका प्लस होता है, तो प्लस यानी H2 प्लस होता है अभी, H2 क्या होता है प्लस होता है, तो ये क्या है कैथोड के ऊपर जाएगी और जो माइनस वाली होती है वो आपके प्लस के ऊपर जाती है। तो यहाँ पे ये कैथोड के ऊपर मिलेगी आपको, पॉप ध्वनि के साथ में ये क्या हो जाएगा इसका पॉप ध्वनि के साथ में ये जलेगी। आगे देखो भी नेक्स्ट 60 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। अब इसके अंदर है वो आपको बोला गया है में भारत सरकार द्वारा कुछ निश्चित आनुवांशिकताओं की पूर्ति करने वाली भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषा घोषित करने का निर्णय लिया गया। यानी कब लिया गया था अभी ये निर्णय, तो ये 2004 में लिया गया था अभी। 2004 में भारत सरकार द्वारा कुछ निश्चित आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का निर्णय लिया गया था। आगे चलता हूं नेक्स्ट देखिएगा 61 नंबर क्वेश्चन। 8 दोस्त हैं वर्गाकार मेज के प्रीत मेज की केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं और उसके अंदर है वो आपका यहाँ पे 4 दोस्त है वो मेज के कोनों पे बैठे हैं और 4 दोस्त हैं वो आपके भुजाओं के मध्य में बैठे हैं और उनका मुख है केंद्र की ओर है भी इस प्रकार से, ठीक है। और उसके बाद में इसने आगे कंडीशन क्या दे रखी है वो देखो। अरहान है वो सुनीता के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, अरहान है वो सुनीता के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, तो अरहान को मैं यहाँ पे बिठा देता हूँ और सुनीता के अरहान सुनीता के बाईं और ठीक बगल में बैठा है तो सुनीता को बिठाऊंगा मैं पहले। सुनीता यहाँ पे है तो अरहान यहाँ पे आ जाएगा भी। और उसके बाद में बोला भी हरी तारिणी के बाईं और चौथे स्थान पे बैठा है, एक बार इसको होल्ड पे रखो। तारिणी है वो अरहान के बाईं और दूसरे स्थान पर है, तो पहला और दूसरा यहाँ पे क्या आ जाएगी तारिणी आ जाएगा। और इसने बोला भी हरी तारिणी के बाईं और चौथे स्थान पर है, हरी है वो तारिणी की बाईं ओर, तो तारिणी का बायां कौन सा होगा ये होगा पहला दूसरा तीसरा और चौथा, तो यहाँ पे आपका हरी आ जाएगा। अब आगे इसने बोला है भी तारिणी और नलीमा के बीच केवल डेजी बैठी है, तारिणी और नलीमा के बीच में, तारिणी और नलीमा के बीच में डेजी बैठी है, तो यहाँ पे नलीमा यहाँ पे आएगी, फिर तारिणी और नलीमा के बीच में डेजी यहाँ पे आ जाएगी। अब इसने बोला भी हरी और नलीमा के बीच में केवल प्रशांत है, अब हरी और नलीमा के बीच में केवल प्रशांत है तो प्रशांत यहाँ पे आ जाएगा। यश है वो प्रशांत के बाईं और चौथे स्थान पे बैठा है, अब यश है वो प्रशांत के बाईं और चौथे स्थान पे बैठा है, तो प्रशांत है ये रहा और इसके बाईं ओर यानी पहला दूसरा तीसरा और चौथा, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा यश आ जाएगा। अब निम्न में से कौन तारिणी और अरहान के ठीक बगल में बैठा है, अब तारिणी कौन सी है ये रहा, तारिणी और अरहान कौन सा है ये रहा और इसके बीच में कौन बैठा, तो आपका यश बैठा है। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है। कमल विष्णु का पिता है, कमल है वो आपका विष्णु का पिता है
और आगे इसने बोला है उनकी वर्तमान आयु का योग कितना है, 60 है। तो के से कमल और प्लस में वी से विष्णु, इसका योग कितना है, 60 है। अब इसने बोला भी 6 वर्ष पूर्व कमल की आयु विष्णु की तत्कालीन आयु की 5 गुनी है। अब विष्णु की मैं तत्कालीन आयु x मान लेता हूं तो ये 5 गुनी है, तो यहाँ पे 5x हो जाएगा। या फिर मैं ये भी मान सकता हूँ भी विष्णु की मैंने 1 मान लिया, विष्णु की आयु 1 है, तो यहाँ पे कमल की आयु कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी, 5 गुनी है। तो इसने बोला भी विष्णु की वर्तमान आयु आपको बताना है, विष्णु की वर्तमान आयु कितनी है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे ये क्या है भी, ये जो आपका रेशियो आया है ये 6 वर्ष पूर्व का आया है, 6 वर्ष पहले का आया है। अब 6 वर्ष पहले का आया है तो इसको भी क्या है, आपको 6 वर्ष पहले का बनाना पड़ेगा योग को। तो योग को 6 वर्ष पहले का बनाने के लिए आप इसमें से 12 माइनस करेगा, 12 माइनस करोगे क्योंकि 6 तो विष्णु का और 6 ही आपका कमल का, तो 60 में से 12 माइनस करोगे तो ये कितना आ जाएगा आपके पास में, 48 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे अनुसार उसका योग 6 है, लेकिन वो बता रहा है 48 है, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा, 8। 1 का मान आपके पास में 8 आ गया। तो अब आपको विष्णु की वर्तमान आयु बतानी है। तो विष्णु की रेशियो कितना है भी, 8 है, 1 है, तो 1 को 8 से गुणा करोगे तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। लेकिन ये 8 आया कब का है, 6 वर्ष पूर्व का आया है, क्योंकि आपके पास में जो रेशियो है वो 6 वर्ष पहले का है। अब इसको वर्तमान बनाने के लिए इसमें 6 और ऐड करोगे तो 8 और 6 14, तो 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो भी 63 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। अब इसके अंदर रेलगाड़ी ए 6 बजे स्टेशन एम से प्रस्थान करती है और उसी दिन 2 PM है, यानी दोपहर 2 बजे है वो एन पर पहुंच जाती है। और रेलगाड़ी एक दूसरी है वो बी स्टेशन से, रेलगाड़ी बी है वो 8 बजे स्टेशन एन से प्रस्थान करती है और उसी दिन है वो 3 PM है वो आपके एम स्टेशन पर पहुंच जाती है। तो रेलगाड़ी ए और बी के मिलने का समय आपको बताना है। तो मैंने मान लिया भी जो एम और एन के जो बीच का जो दूरी है वो मैंने मान ली x किलोमीटर है। चीजें समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसने 6 बजे से चलती है वो और 2 बजे पहुंच जाती है, तो यानी इसको m से n तक जाने में उसको 8 घंटे लगे, यानी रेलगाड़ी ए को टाइम कितना लगा, 8 घंटे लगे। अब आपको पता है भी समय बराबर क्या होता है भी, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल, और चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। दूरी आपके पास में क्या है, x है, और समय आपके पास में कितना है, 8 है, तो यहाँ पे x बटा 8 है किलोमीटर पर घंटा आ जाएगा। यानी जो रेलगाड़ी ए है इसकी चाल आ गई। अब रेलगाड़ी बी के लिए देखो भी दूरी तो समान ही रहेगी भी, यानी इनके बीच की दूरी इतनी है। अब ये क्या करती है, 8 बजे से 3 बजे तक, 8 बजे चलती है और 3 बजे पहुंचती है, यानी टोटल समय कितनी लगती है, 7 घंटे लेती है। तो इसकी बी की, रेलगाड़ी बी की चाल कितनी आ जाएगी, तो दूरी बटा समय, दूरी आपके पास में x है और समय आपके पास में क्या है, 7 है, तो यहाँ पे x बटा 7 किलोमीटर पर घंटा आ जाएगी। लेकिन ये देखो भी एक सेम समय पे नहीं चलती, रेलगाड़ी ए है वो 6 बजे पे चलती है और रेलगाड़ी बी है वो 8 बजे चलती है। तो इसका मतलब है जो रेलगाड़ी ए है वो 2 घंटे पहले चलती है, तो इसको सेम टाइम पे चलाने के लिए अपन रेलगाड़ी ए को क्या है, पहले 2 घंटे पहले चला देते हैं। तो इसके अंदर 2 घंटे पहले चला देते हैं, तो ये 2 घंटे में कितनी दूरी कवर करेगी, तो ये 2x अपॉन में 8, 2x अपॉन में 8 करेगी, यानी इसकी चाल कितनी है, x अपॉन में 8 किलोमीटर पर घंटा है। तो 2 घंटे के अंदर है वो दूरी कवर कर जाएगी, ये 2x प्लस में 2x अपॉन में 8 किलोमीटर की दूरी तय कर गई। अब ये टोटल दूरी में से माइनस कर दो, टोटल दूरी में से ये अगर ये माइनस कर देंगे तो अपने पास में क्वेश्चन ये बन जाएगा भी रेलगाड़ी ए है वो भी 8 बजे चलती है और रेलगाड़ी बी है ये भी 8 बजे चलती है, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल दूरी आपके पास में x है और x में से 2x माइनस में 8 माइनस करोगे तो ये आपके पास में टोटल दूरी बचेगी 6x अपॉन में 8। टोटल दूरी कितनी बचेगी, 6x अपॉन में 8 किलोमीटर है वो टोटल दूरी बचेगी। अब क्वेश्चन ये बन गया भी रेलगाड़ी ए है वो भी तो आपकी रेलगाड़ी ए है वो भी तो आपके 8 बजे चलती है और बी है ये भी 8 बजे चलती है, सेम टाइम पे चलती है। अब ये यहाँ पे मैंने मान लिया बी रेलगाड़ी ए है वो टी समय लेती है, यानी दोनों जब मिलती है रेलगाड़ी ए और बी वो क्या है मिलने में, या फिर ये जो दूरी है 6x अपॉन में 8 है ये दूरी कवर करने में उसे टी समय लगता है, या फिर मिलने में मान लो भी दोनों ये जो 6x अपॉन में 8 दूरी कवर करेगी तो दोनों आपस में मिलेगी, दोनों आपस में मिलेगी, या फिर ये मान लो भी दोनों मिलने में x घंटे लेती है, सॉरी टी समय लेती है। तो यहाँ पे पहले के द्वारा चला गया दूरी कितनी हो जाएगी, पहले द्वारा चली गई दूरी कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पे इसकी चाल है x अपॉन में
8 और इंटू टी समय लेता है तो ये इतनी दूरी कवर करेगी, और प्लस में दूसरी है रेलगाड़ी, वो उसकी चाल है वो x अपन में 7 है, और ये टी समय के अंदर है वो इतनी दूरी तय कर रही, और टोटल दूरी है वो आपके पास में 6x अपन में 8 है, ये इतनी दूरी कवर हो जाती है। यानी ये टी समय में इतनी चलती है और ये टी समय में इतनी चलती है, और टोटल दूरी 6x अपन में 8 है वो आपकी कवर हो जाती है। अब यहाँ पे x में कॉमन ले लेता हूँ, x कॉमन ले लूंगा तो मेरे पास में ये बच जाएगा t अपन में 8, और प्लस में यहाँ पे मेरे पास में क्या बचेगा t अपन में 7, और उसके बाद में ये मेरे पास में क्या बचेगा, अभी यहाँ पे ये बचेगा 6x अपन में 8। अब ये x है वो इधर जाएगा, x है यहाँ पे गुणा में और बराबर से दूसरी साइड में जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, भी x से x कटेगा तो ये आपके पास में 6 अपन में 8 आ जाएगा। अब यहाँ से एल्शियम ले लो, भी इसका एल्शियम लोगे तो 56 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 7t, प्लस में ये आ जाएगा आपके पास में 8t, और बराबर में 6 अपन में 8। अब ये 56 यहाँ पे क्या है, भाग में दूसरी साइड में जाएगा तो ये गुणा में चला जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा। अब ये आपके पास में 8 एकम 8 और 8 7 56 और 6 7 42, तो ये 7t और 8t कितने हो गए, 15t। 15t बराबर में आपके पास में कितना आ गया, 42 आ गया। तो t बराबर कितना आ गया, 15 का भाग दे दोगे, 15 का भाग दोगे तो ये हो जाएगा 15 दुए 30, बच गया कितना भी 15 दुए 30 यानी 2 घंटे आ गए, बाकी बच गया आपके पास में 30 और ये आपके पास में 12 बच गया, और अपन में क्या है, अभी 15 है। अब इसका मिनट बना लो, 60 से गुणा कर दो तो 15 एकम 15, 15 चौके 60, तो 12 चौके 48, तो यहाँ पे आपके पास में 2 तो घंटे आ गए, 2 तो क्या आ गए, घंटे आ गए, और 48 आपके पास में क्या आ गए, मिनट आ गए। तो 8 बजे चल रही है दोनों के दोनों, तो 8 से 2 घंटे 10 हो गए, 10:48 के ऊपर है वो आपस में मिलेगी, तो यहाँ पे 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखो भी 64 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, इनमें से आपको बताना है भी नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। अब यहाँ पे सभी का आपका अंश है ना वो समान है, सभी का अंश समान है, तो सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी, जिसका हर बड़ा होगा। अगर अंश समान है, अंश आपका क्या होता है, ऊपर वाला होता है, अंश अगर आपका समान है तो सबसे छोटी भिन्न वही होगी जिसका हर बड़ा होगा। तो यहाँ पे सबसे हर बड़ा किसका है, 155, यानी 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, सबसे बड़ा हर है 155। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 65 नंबर क्वेश्चन। अब इसके आपको समकोण त्रिभुज दे रखा है ए बी सी में कोण बी है वो एक समकोण है, तो यहाँ पे एक त्रिभुज बना लेता हूं मैं इस प्रकार से। अब जो आपका ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो यहाँ पे समकोण है, तो यहाँ पे समकोण है, तो इसके सामने वाली भुजा है वो क्या है, कर्ण है। तो यहाँ पे इसने बोला है भी tan a बराबर आपके पास में क्या है, 1/√3 है। अब आपको पता है भी LAL और KA यानी लाल बटा कक्का होता है ये, तो tan क्या होता है भी लंब बटा आधार होता है, लंब बटा आधार होता है, और यहाँ पे tan a यानी जो आपका थीटा है वो क्या है, a है, थीटा a है, तो इसका मतलब क्या है भी ये नीचे वाला क्या है आपका, नीचे वाला आपका क्या है, लंब है, यानी लंब यहाँ पे क्या है 1 है, और यहाँ पे ये जो आपका आधार है, आधार कौन सा है, आधार आपका √3 है। अब पाइथागोरस प्रमेय से आप क्या है, कर्ण ज्ञात कर लो, कर्ण ज्ञात करोगे तो आपको पता है भी कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस में आपके पास में क्या है, लंब स्क्वायर। अब आपको आधार स्क्वायर कितना है, 3 है, 3 के स्क्वायर करोगे तो 3 ही हो जाएगा, और लंब आपके पास में कितना है भी 1 है, तो 1 के स्क्वायर करोगे तो 1 ही हो जाएगा। ये आपके पास में क्या है, कर्ण स्क्वायर, तो कर्ण बराबर आपके पास में कितना हो जाएगा, √4, और कर्ण बराबर क्या हो जाएगा फिर 2 के रूप में 12 आ जाएगा, तो कर्ण आपके क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब आप थीटा का मान है वो चेंज करोगे तो आपके पास में लंब और आधार है वो चेंज होते रहेंगे, लेकिन आपका जो कर्ण है वो सेम रहेगा। अब यहाँ पे आपको पता है भी साइन ए दे रखा है, यानी थीटा कहाँ पे बन रहा है, ए के ऊपर बन रहा है। अब आपको पता है साइन का मान कितना, साइन का मान क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है, तो लंब यहाँ पे क्या है भी 1 और कर्ण यहाँ पे क्या है 2 है। चीजें समझ पाई, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद में इंटू कोस सी, अब थीटा का मान कौन सा है, सी के ऊपर है भी, तो इसका मतलब क्या हो गया, थीटा का मान सी है, तो इसका मतलब लंब कौन सा हो गया, ये सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी थीटा के, तो यहाँ पे लंब है वो √3 हो जाएगा। तो अब इसमें कोस का मान क्या होता है, कोस का होता है आधार बटा लंब, और आधार कितना है अब, यानी थीटा यहाँ पे बना तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी, और आपको पता है कोस बराबर क्या होता है, आधार बटा लंब होता है, तो आधार 1 हो गया, और आपका कर्ण क्या हो गया, आधार बटा कर्ण होता है, भी कोस होता है वो आधार बटा कर्ण होता है, तो ये भी 1/2 आ जाएगा, प्लस का निशान बीच में कोस ए। अब कोस में यहाँ पे आपका क्या बन रहा है, थीटा बन रहा है, ए के ऊपर थीटा बन रहा है, तो ए के सामने वाली भुजा आधार हो जाएगी, और आपको पता है कोस का मान क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है, तो ये हो जाएगा √3, आधार कौन सा आ जाएगा फिर √3 अपॉन में 2, और उसके बाद में इंटू
और उसके बाद में अब साइन सी, अब साइन सी यानी आपका यहाँ पे बन रहा है थीटा का मान यहाँ पे है, तो इसके सामने वाली भुजा है वो ये लंब हो जाएगी और ये आपका आधार हो जाएगी। तो साइन का आपको पता है भी क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। लंब क्या है आपके पास में √3 और आपके पास में आधार क्या है, सॉरी कर्ण क्या है 2 है। तो ये एक गुणा करवा दो भी, 2 दूआ 4 प्लस में √3 का √3 के साथ में गुणा 3 और 2 दूआ 4, तो यहाँ पे आपका 4 क्या आ गया, एलसीएम आ गया 3 और 1 4, तो 4/4, तो आपके पास में मान आ गया 1। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। अभी आगे चलता हूँ, नेक्स्ट 67 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। अब इसने बोला भी आज यानी आज सोमवार 22 जनवरी 2020 को, तो आज से 20 दिन बाद कौन सा दिन, कौन सी तिथि और दिन होगा ये आपको बताना है, सॉरी 100 दिन बाद। तो यहाँ पे 2022 22 जनवरी 2020। अब इसके अंदर जनवरी का महीना कितने का होता है अभी, जनवरी का महीना है वो 31 का होता है। तो कितना बचेगा यहाँ पे, तो ये आपके पास में बचेगा 9 और 2 क्या होते हैं 11 होते हैं। तो आपके पास में 9 दिन बच जाएंगे, इसके 9 दिन है वो आपके जनवरी के बच जाएंगे भी। और उसके बाद में 28 यानी 2020 है, तो इसका मतलब लीप वर्ष है, तो 29 है वो आपके क्या है फरवरी है। और उसके बाद में ये 31 जनवरी मार्च के हो जाएंगे और ये 30 है वो आपके किसके हो जाएंगे, ये 30 है वो मई के हो जाएंगे। तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, सॉरी जनवरी के 9 दिन, फरवरी के 29 और मार्च के 31 और यहाँ पे अप्रैल के 30, तो टोटल जोड़ लो भी 9 9 18 और 1 19, 1 3 3 6 6 2 8 और 1 9, तो 99 दिन हो गए। अब 99 दिन में आपको क्या है 30 और अप्रैल 30 4 और 2020, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 100 दिन पूछा है, तो एक दिन और आगे कर दो भी इससे, तो 1/5/2020 आ जाएगा। ये तो तारीख आ जाएगी आपकी। अब इस तारीख को वार कौन सा है, तो वार कौन सा है ये जानने के लिए आपको क्या है 100 में से 7 का भाग दे दो भी, तो 14 7 98 होते हैं, तो 2 सेंसिबल बचता है, तो 2 दिन आगे और कर दो भी। ये सोमवार है, सोमवार से 2 दिन आगे करोगे तो मंगलवार और बुधवार, तो आपका बुधवार आ जाएगा जो कि 1 मई 2020 और बुधवार होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है कार्बन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन है वो सत्य है। तो कार्बन प्रकृति में एक अधातु है, भी कार्बन है वो प्रकृति में क्या है एक अधातु है, तो यहाँ पे आपका 4 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा भी, कार्बन प्रकृति में क्या है भी एक अधातु है। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट कार्बन कौन से ग्रुप में आता है, तो 14 नंबर ग्रुप में आता है भी, 14 नंबर ग्रुप पे आता है, कहे शिवजी सुने पार्वती। तो आगे देखो 69 नंबर क्वेश्चन है, सर्दियों के दौरान रात के समय आसमान बहुत साफ रहता है, ये क्या है स्टेटमेंट है। सर्दियों के दौरान है वो आपका जो आसमान है, और सर्दियों के दौरान रात के समय आसमान है वो बहुत साफ रहता है। अब इसमें आपको धारणा क्या दे रखी है, तो सर्दी के महीनों में सूर्य जल्दी अस्त होता है, सर्दी के महीने में सूर्य जल्दी अस्त होता है, तो इसका मतलब है क्या भी रात को जो आसमान है वो साफ रहता है, ये तो कोई धारणा नहीं हुई। अब देखो भी सर्दी के मौसम में भी वर्षा हो सकती है, तो ये भी कोई इसका एग्जैक्ट मान नहीं हुआ। सर्दियों के दौरान है वो रात के समय आसमान बहुत साफ रहता है, तो इसमें धारणाएं क्या क्या है भी, सर्दियों के महीने में सूर्य जल्दी अस्त होता है, यह भी कोई इसका कारण नहीं हुआ। सर्दी के मौसम में वर्षा भी हो सकती है, तो हो सकती है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके बारे में स्टेटमेंट में तो कुछ नहीं कहा गया, तो यहाँ पे दोनों के दोनों है वो आपके धारणाएं हैं वो गलत है भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर है वो आपको 70 नंबर क्वेश्चन दे रखा है समुच्चय के अंदर, और ये है 4 और उसके बाद में 11 और उसके बाद में 31 और उसके बाद में 39 और 25। अब यहाँ पे देखो भी कौन सा लॉजिक लग रहा है ये, अगर 11 और 16 11 और 4 कितने होते हैं, 11 और 4 15 होते हैं, 11 और 4 15, 11 और 4 15 और उसका दुगना करो और एक जोड़ दो, एक जोड़ दो, 11 और 4 15, 15 का दुगना करो और प्लस कर दो एक। इसी प्रकार से 9 और 3 12, 12 को दुगना करो भी, 12 का दुगना करो और प्लस कर दो एक, 12 2 24 और 1 25। इसी प्रकार से 6 + 15, 6 और 15 को आपस में जोड़ो तो ये हो जाएगा 15 और 6 21, और 21 का दुगना करो 21 2 42 और प्लस कर दो एक, तो 42 और 1 43। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा 2 नंबर ऑप्शन। 71 नंबर क्वेश्चन देखो भी, अवक्षेपण अभिक्रिया एक विशिष्ट श्रेणी की है, तो ये द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया की एक विशिष्ट श्रेणी हुई। अवक्षेपण अभिक्रिया है वो आपकी एक द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया की क्या है अभिष्ट श्रेणी है, तो यानी कहने का मतलब ये है भी अवक्षेपण अभिक्रिया है वो द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया के अंतर्गत आती है, तो यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा।
72 नंबर क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है, मान ज्ञात करना है। तो 11 और 3 कितने होते हैं? 11 और 3 14 होते हैं भी, 11 और 3 14 होते हैं। तो ये लो 14 इंटू आपके पास में क्या है 4 है, और यहाँ पे क्या है भी भाग का निशान है, 6 एक क्या है आपके पास में 7 है भी, और माइनस आपका 21 है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे भाग पहले अपन सोल्व करते हैं। भाग को आप सोल्व करोगे तो इसके अंदर भाग लगा दो भी, यहाँ पे 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 4 दूनी 8, और 8 21 में से जाएगा तो ये माइनस का 13 बचेगा, जो कि आपका 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 72 से 73 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। आगे देखो भी इसके अंदर है वो आपको शर्त दे रखी है, इस शर्त के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है। यदि पहला घटक एक प्रतीक है और अंतिम घटक एक संख्या है तो इन दोनों यानी पहले और अंतिम दोनों को क्या है आपस में चेंज कर देना है, बिल्कुल सही बात है भी। और उसके बाद में यहाँ पे दूसरी देखो भी, यदि पहला घटक एक विषम है गलत, और तीसरा देखो यदि दूसरा और तीसरा पूर्ण वर्ग है तो ये भी गलत है। तो यहाँ पे पहला नियम लागू कर दो इसमें। तो 4 को क्या लिखेगा? 4 को लिखेगा बी, और 2 को क्या लिखेगा एल, और 3 को क्या लिखेगा ये एस, और प्रतिशत को क्या लिखेगा ये डी लिखेगा, और उसके बाद में डॉलर को क्या लिख रहा है ये ए लिख रहा है। तो ये आपका इसमें क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा अभी। आगे देखो भी नेक्स्ट 4 नंबर ऑप्शन इसमें आपका राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन था ये? 73 नंबर क्वेश्चन था। अब ये 74 नंबर क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है। अब 74 नंबर क्वेश्चन के अंदर है वो आपको इसके अंदर दे रखा है भी, देखे गए एपिसोडों की कुल संख्या कितनी है? भी 60 है। चारों सीजन को कुल मिलाकर के देखे गए एपिसोडों की संख्या कितनी है? 60 है। अब इसके अंदर है वो आपको यहाँ पे सीजन 3 के देखे गए एपिसोडों की संख्या के संगत कोण कितना है ये आपको बताना है। अब यहाँ पे 100% बराबर कितना है भी? 100% बराबर 360 डिग्री है। 100% बराबर 360 डिग्री है। या फिर मैं इस प्रकार से कर सकता हूं भी, यहाँ पे 100% बराबर पहले क्या है? पहले तो ये देखो भी यहाँ पे भी कुल 60 एपिसोड है। कुल कितने हैं? 60 एपिसोड है। अब यहाँ पे सीजन 3 के अंदर है वो कितने एपिसोड देखे गए हैं ये देख लो, कितने एपिसोड देखे गए हैं। तो यहाँ पे 360 डिग्री, 100 डिग्री इसी प्रकार से कर लो भी। 100 डिग्री बराबर क्या है? 100% बराबर क्या है? 360 डिग्री है। यानी एक सर्कल है वो 100% का है और 360 डिग्री का कोण बनाता है। तो 1 डिग्री का कोण है वो 1% बराबर कितना हो जाएगा? इतना हो जाएगा। आपको 25% के बराबर चाहिए, तो 25 एकम 25, 25 चौका 100, 4 एकम 4 और 4 निमा 36, तो यहाँ पे 90 डिग्री के बराबर आ जाएगा। यानी आपका जो 25% जो सीजन है ये किसके बराबर आ जाएगा? तो ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 75 नंबर क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको एक मूल तो दे रखा 5/2 है, तो m का मान ज्ञात करना है। तो 5/2 को x की जगह रख दो, x की जगह रख दो तो ये आ जाएगा आपके पास में 4, और x की जगह रखूंगा तो ये आ जाएगा 5 की स्क्वायर 25 और 2 की स्क्वायर 4, और माइनस में ये m, और यहाँ पे आ जाएगा 5/2, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 25, और बराबर में आपके पास में क्या है अभी 0 है। अब 4 से 4 कैंसिल कर दो अभी, और ये आपके पास में क्या आ जाएगा 25, और माइनस का ये जो है ये माइनस का भी, ये क्या है 5m/2 है, ये माइनस का है। इसको बराबर से दूसरी साइड में भेज दूं, मैं बराबर से दूसरी साइड में भेज दूं तो मेरे पास में क्या बन जाएगा ये बराबर से दूसरी साइड में भेजूंगा तो मेरे पास में यहाँ पे 25 प्लस 25 बचेगा, और ये प्लस का हो जाएगा भाई 5m और अपॉन में 2, ये क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो ये यहाँ पे मेरे पास में 25 और 25 कितने हो गए? 50 हो गए। अब देखो भी ये 2 यहाँ पे क्या है बराबर में क्या है आपके पास में 5m/2 है, क्योंकि 5m/2 है वो यहाँ पे माइनस था, बराबर से दूसरी साइड में भेज दिया, ये प्लस का हो गया। अब ये 2 यहाँ पे आएगा तो ये गुणा में चला जाएगा, और ये 5 से डिवाइड करोगे तो 5 एकम 5 और 5 दाएं 50, और ये हो जाएगा 10 2 20, तो यहाँ पे m का मान 20 आ गया। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है नेक्स्ट क्वेश्चन 76 नंबर क्वेश्चन करंट अफेयर का है। आगे चलता हूँ 77 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। अब ये बढ़िया क्वेश्चन है अभी। 5 मीटर लंबाई वाले एक पदार्थ की प्रतिरोधकता 1.6 × 10⁻⁸ ओम मीटर है। यदि पदार्थ की लंबाई में 10 मीटर की वृद्धि कर दी जाए तो प्रतिरोधकता का मान क्या होगा? मैंने आपको बहुत बार बताया है कि प्रतिरोधकता है वो लंबाई पर निर्भर नहीं है। पहली बात तो ये प्रतिरोधकता है वो लंबाई पर निर्भर नहीं करती, और न ही पदार्थ की मोटाई के ऊपर निर्भर करती है। यानी प्रतिरोधकता आपकी न तो लंबाई के ऊपर निर्भर करती है और न ही आपकी पदार्थ की मोटाई के ऊपर निर्भर करती। प्रतिरोधकता ओनली फॉर पदार्थ की प्रकृति के ऊपर निर्भर करती है भी, आपका पदार्थ है वो किस प्रकृति का बना हुआ है।
तो वहीं पे आपको जो आपकी प्रतिरोधकता है वो निर्भर करती है। अब आप लंबाई कितनी बढ़ा दो, कितनी घटा दो, मोटाई कितनी बढ़ा दो और कितनी घटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे उतनी ही हो जाएगी 1.6 × 10⁻⁸ यानी 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट 78 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। चुंबकीय क्षेत्र के अंदर स्थित धारावाही चालक पर बल की दिशा ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार मध्यमा क्या बताती है? अभी धारा की दिशा बताती है और तर्जनी अंगुली है वो आपके चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती है। तो यही पूछा इसने भी आपका जो अंगूठा है वो आपके बल की दिशा बताएगा, तर्जनी है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगी और जो आपकी मध्यमा है वो आपकी धारा की दिशा बताएगी। तो यहाँ पे 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 79 नंबर क्वेश्चन, ये करंट अफेयर का है भी। 80 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। एक वैश्यक मनुष्य के मुख में केवल कर्तक होते हैं। अब वैश्यक मनुष्य यानी मनुष्य के दांतों को 4 पार्टों में डिवाइड किया गया है, कर्तक, रदनक, अगर चवर्णक और चवर्णक। यहाँ पे देखना भी कैसे कर्तक और ऐसे रदनक और अगर चवर्णक और चवर्णक, चीजें समझ पाए। अब इसको मैंने 42 46 इस प्रकार से याद कर रखा है। 42 46 कहने का मतलब कर्तक है वो 4 जोड़ी है, 4 जोड़ी का मतलब यानी 8 दांत होंगे। रदनक है वो 2 जोड़ी है, इसका मतलब क्या है? इसके रदनक है ये क्या करता है? रदनक यानी 2 जोड़ी है यानी इसके 4 दांत होंगे। और यहाँ पे क्या है भी? अगर चवर्णक के 4 जोड़ी होंगे और चवर्णक के 6 जोड़ी होंगे। ये जोड़ी के अंदर है भी, ये क्या है? जोड़ी के अंदर है। तो मैंने 42 46 इस प्रकार से याद कर रखा है। कर्तक, रदनक, कर्तक का मतलब होता है काटने वाले दांत और रदनक का मतलब होता है चीरने फाड़ने के दांत और अगर चवर्णक का मतलब होता है चबाना और चवर्णक का भी मतलब चबाना ही होता है। तो यहाँ पे कर्तक, रदनक, अगर चवर्णक और चवर्णक ये चीजें होती है। तो 42 46 इस प्रकार से आप है वो याद कर लेना। आगे देखो 81 नंबर क्वेश्चन, ये आपको खुद को करना पड़ेगा, निकटतम मान आपको ज्ञात करना है भी यहाँ पे, ठीक है। पहले गुणा करवा देना और उसके बाद में जो योग करवा देना। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 82 नंबर क्वेश्चन। अब इसके आपको पूछा भी यदि श्रृंखला के सभी संख्याओं को हटा दिया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा बाईं ओर से 10वां स्थान होगा? संख्या को हटाना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा? एल आ जाएगा, जो कि आपका 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अभी आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसने बोला है भी ए और बी किसी कार्य को 9 और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए कार्य शुरू करता है और वे एक एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं, तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा? ये ए और ये बी है और ये 9 दिन में पूरा करता है और ये 12 दिन में पूरा करता है। तो यहाँ पे इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? अभी एलसीएम इसका आ जाएगा आपके पास में 36, इसका एलसीएम आ जाएगा 9 चौका 36 और 12 तिया 36। तो यहाँ पे ए से शुरू करते हैं, तो ए एक दिन में 4 कार्य करता है, बी एक दिन में 3 कार्य करता है, तो 2 दिनों के अंदर वो 7 कार्य कंप्लीट हो जाते हैं। अब यहाँ पे आपको वे इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? 2 दिन के अंदर 2 दिन के अंदर 7 कार्य कंप्लीट करते हैं। तो 7 को ऐसी संख्या से गुणा करो, या तो 36 आ जाए या 36 से कम, तो 5 से गुणा करता हूं तो ये 35 आ जाता है मेरे पास में। तो 35 कार्य है वो 10 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। अब आपको करना कितना? 36 कार्य करना है। अब करेगा कौन? जिसने शुरू किया था, तो ए करेगा। कितना कर रहा है? एक कार्य आपको कराना कितना है वो तो लिखो ऊपर, एक ही कार्य करवाना है, और कर कितना रहा है वो लिख दो नीचे। तो 10 सही 1/4 दिन के अंदर है वो कार्य कंप्लीट हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने 83 नंबर क्वेश्चन। अब 83 नंबर क्वेश्चन में आपको बोला गया है प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्न में से कौन सी प्रक्रिया नहीं होती? तो ऑक्सीजन का अवशोषण। ये बिल्कुल गलत बात है अभी, यानी प्रकाश संश्लेषण के दौरान है वो जो पादप है वो ऑक्सीजन को रिलीज करता है, अवशोषण नहीं करता। अवशोषण ओनली फॉर किसका करता है? प्रकाश ऊर्जा, प्रकाश जो ऊर्जा होती है उसका, और आपके जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका अवशोषण करता है। तो यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण के दौरान है वो ऑक्सीजन है वो एक अपशिष्ट है। एक क्या है? अपशिष्ट है। तो यहाँ पे 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। और यहाँ पे अवशोषण किस किस का करता है? तो जल के अणुओं का विभाजन हो जाता है प्रकाश संश्लेषण के दौरान, और प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण होता है, और आपका कार्बन डाइऑक्साइड है इसका क्या होता है? अपचयन होता है। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने 85 नंबर क्वेश्चन। अब इसने बोला भी 150 रुपए की एक धनराशि को 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला भाग दूसरे भाग के 3 गुने से 2 अधिक है, तो दूसरा भाग आपको बताना है क्या होगा। तो इसके अंदर है वो 2, यानी 150 रुपए की एक धनराशि को 2 भागों में विभाजित कर रखा है। तो मैंने एक तो मान लिया x है और दूसरा यहाँ पे कितना हो जाएगा? 150 माइनस x हो जाएगा। अब यहाँ पे पहला भाग है वो दूसरे भाग का, पहला भाग है वो दूसरे भाग के 3 गुने से 2 अधिक है, दूसरे भाग से 3 गुने से
क्या है भी 2 अधिक है, तो मैं इसको ही 3 गुना कर देता हूं और यहाँ पे क्या कर देता हूं +2 कर देता हूं। भी इसका पहला भाग मैंने मान लिया x, दूसरा भाग 150 माइनस x हो जाएगा। और इसने बोला भी इसका पहला भाग है वो दूसरे भाग के 3 गुने से 2 अधिक है, और दूसरे भाग से 3 गुने से 2 अधिक है, तो दूसरे भाग से 3 गुने से 2 अधिक है, तो मैंने दूसरे भाग को ही 3 से गुना कर दिया और 2 क्या कर दिया मैंने इसमें ऐड कर दिया भी, तो ये क्या हो गया बराबर हो गया। अब यहाँ पे x बराबर क्या आ जाएगा मेरे पास में, तो ये हो जाएगा 15 × 45 420 और माइनस में 3x और प्लस में मेरे पास में क्या है भी 2 है। अब यहाँ पे ये 3x है, इधर जाएगा तो ये प्लस को हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4x और 450 में से 2 जोड़ोगे तो ये 452 हो जाएगा मेरे पास में। तो x बराबर क्या आ जाएगा मेरे पास में, तो x का यहाँ पे 4 से डिवाइड कर दो भी, 4 एकम 4 4 एकम 4 और 4 × 12, तो यहाँ पे x का मान 113 आ गया। लेकिन इसने पूछा क्या, तो दूसरा भाग पूछा है भी, तो x का मान 13 आ गया, तो ये 150 में से 113 माइनस कर दो भी, तो यहाँ पे 10 में से 7 गया, 10 में से 3 गया, 7 बच गया, और यहाँ पे 14 में से 11 जाएगा तो 3 बचेगा, तो 37 हो जाएगा दूसरा। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा 1 नंबर ऑप्शन। आगे देखो नेक्स्ट आपके सामने है 86 नंबर क्वेश्चन। अब इसमें उत्तल दर्पण दे रखा है आपको, उत्तल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब, उत्तल दर्पण के द्वारा निर्मित प्रतिबिंब है, उनके आंकड़े आपको क्या है नीचे दे रखे हैं। वस्तु की दूरी 30 सेंटीमीटर है, वस्तु का आकार 10 सेंटीमीटर का है और वस्तु का प्रतिबिंब 2.5 सेंटीमीटर का है। तो दर्पण की फोकस दूरी आपको बतानी है। अब आपको पता है फोकस दूरी ज्ञात करेंगे तो यहाँ पे पहले तो आपको क्या ज्ञात करना पड़ेगा, वस्तु की दूरी आपको पता है, लेकिन प्रतिबिंब की दूरी पता नहीं है आपको। तो प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करने के लिए आवर्धन फॉर्मूला लगा दो। आवर्धन फॉर्मूला क्या होता है, h डैश क्या होता है भी, h डैश अपॉन में h बराबर क्या होता है -v अपॉन में u होता है भी, ये होता है आवर्धन फॉर्मूला। h डैश क्या होता है, प्रतिबिंब का आकार 2.5 और यहाँ पे आपके पास में h क्या होता है, तो वस्तु का आकार आपके पास में 10 है और बराबर में आपके पास में माइनस का v आपको पता ही नहीं है, और u आपके पास में कितना है भी -30 है। तो यहाँ पे ये तो कैंसिल हो गया, अभी माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब इसको 0 से 0 कैंसिल कर दो भी, 0 से 0 कैंसिल कर दो और ये इधर से गुणा होगा तो ये आपके पास में कितना चला जाएगा अभी, ये आपके पास में हो जाएगा 7.5 है, वो आपके पास में क्या आ गया v आ गया, v कितना आ गया अभी 7.5 आ गया। अब यहाँ पे दर्पण फॉर्मूला लगा दो, 1/f बराबर क्या होता है, 1/f बराबर होता है 1/v प्लस में 1/u होता है। अब यहाँ पे 1/f बराबर क्या हो जाएगा, अब 1/f बराबर में उत्तल दर्पण है तो v आपके पास में क्या होगा पॉजिटिव होगा, तो 1/7.5 और ये क्या लेंगे अपन माइनस में लेंगे, तो ये आपके पास में कितना है 30 है। तो यहाँ पे पॉइंट हटाओगे तो ऊपर क्या लग जाएगा, इसका 0 लग जाएगा। अभी ये पॉइंट नीचे वाला हटा दिया, ऊपर 0 लग गया, तो इसका एलसीएम कितना आ गया 75 और 30 का एलसीएम कितना होगा अभी, 75 और 30 का एलसीएम मैं 150 ले लेता हूँ 150, 75 का भाग दूंगा तो 75 दुए और 20 आ जाएगा ऊपर, और माइनस का 30 का भाग दूंगा तो ये 0 से 0 और ये 5 आपके पास में यहाँ पे माइनस हो जाएगा भाई। अब इसके बाद में 20 में से 5 जाएगा तो मेरे पास में कितना बचेगा 15 बचेगा, 15 अपॉन में मेरे पास में कितना आ गया 150 आ गया। अब ये मेरे पास में क्या है 1/f का मान है, तो f का मान क्या हो जाएगा, संख्या पलट जाएगी, पलटेगी तो ये हो जाएगा 150/15, 150/15 तो 15 से काट दो तो ये आपके पास में क्या है 10 बार कट जाएगा। अभी ये क्या है 10 बार कट जाएगा, तो 10 सेंटीमीटर आपका इसमें क्या आ जाएगी फोकस दूरी आ जाएगी, जो कि 4 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने 87 नंबर क्वेश्चन। अब 87 नंबर क्वेश्चन में आपको बोला गया है भी कुछ बर्तन है वो मिट्टी है, तो बी से बर्तन, कुछ जो आपके बर्तन है वो एम से मिट्टी हो जाएंगे भी, कोई दिक्कत नहीं है, और कुछ फूल है वो क्या है मिट्टी है, कुछ जो आपके फूल है वो क्या है मिट्टी है, तो ये लो एफ से फूल और वो मिट्टी हो गई, और सभी मिट्टी है वो क्या है कीड़े हैं, सारे के सारे जो आपकी मिट्टी है वो किस में आ जाएगी, तो आपकी ये कीड़े में आ जाएगी, तो के से कीड़े हो जाएगा। अब इसने देखो भी निष्कर्ष क्या दे रखा है, कुछ फूल कीड़े हैं, कुछ जो फूल है वो कीड़े वाले को काट रहा है क्या, तो कीड़े वाला जो ऑप्शन है जो सर्कल है वो फूल वाले को काट रहा है, तो यहाँ पे ये बिल्कुल सही बात है। दूसरा देखो भी कुछ बर्तन फूल है क्या, तो बर्तन वाला है वो फूल वाले को काट रहा है क्या, बर्तन वाला फूल वाले को नहीं काट रहा, तो यहाँ पे दूसरा गलत हो जाएगा, केवल निष्कर्ष है वो पहला सही हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन इसमें आपका राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर है वो यहाँ पे 88 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। अब इसने बोला है भी एक कक्षा की परीक्षा में कुछ विद्यार्थियों को उनके अंकों के आधार पर अलग अलग स्थान प्राप्त हुए हैं। विवेक शीर्ष से 12वें स्थान पर है, यानी आगे से 12वें स्थान पर प्राप्त है विवेक को, और
नीचे से 15वां स्थान प्राप्त है, तो कुल व्यक्ति कितने हैं? तो आपको एक ही व्यक्ति की दोनों ओर से स्थान पता है, तो आप क्या करोगे, दोनों स्थानों को जोड़ दोगे और माइनस कर दोगे 1, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 27, और 27 में से -1 करोगे तो 26 आ जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर क्या होगा, 2 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी 89 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। अब इसके अंदर है वो आपको मंजिल दे रखी है, और नीचे वाली मंजिल 1 है, उसके ऊपर 2 है, और उस सबसे ऊपर वाली का 6 क्रमांक है। अब इसने बोला भी एच किसी विषम क्रमांक वाली मंजिल पर रहता है, एच है वो आपका किसी विषम क्रमांक वाली मंजिल पे रहता है, तो विषम क्रमांक वाली मंजिल पे एक बार इसको होल्ड पे रखो, किंतु मंजिल क्रमांक 3 पे नहीं रहता, ठीक है। एच और एन के बीच में केवल क्या है, 2 व्यक्ति है, तो यहाँ पे एच आ गया, और 1 2 और 3, और उसके बाद में आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा एन। अब इसके एच और एन के बीच में केवल 2 व्यक्ति हैं, भी केवल 2 व्यक्ति हैं, तो यहाँ पे 2 व्यक्ति आएंगे बीच में, ठीक है, ये लो 2 व्यक्ति आगे। अब इसने बोला भी पी एन के ऊपर कि किसी विषम क्रमांक वाली मंजिल पे रहता है, पी है वो एन के ऊपर रहता है और किसी विषम क्रमांक वाली मंजिल पे रहता है। अब यहाँ पे पी और टी के बीच में केवल 2 व्यक्ति रहते हैं, पी और टी के बीच में 2 व्यक्ति रहते हैं, तो यहाँ पे टी है वो एच के ऊपर भी आ सकता है, एच के ऊपर आएगा एकदम यहाँ पे। अब इसने बोला है न तो टी और न ही डब्लू सबसे ऊपर वाली मंजिल पे रहते हैं, न तो पी रहता सबसे ऊपर वाली मंजिल पे और न ही डब्लू रहता सबसे ऊपर वाली मंजिल के ऊपर। अब यहाँ पे सेट करते हैं इसको। अब विषम क्रमांक यानी आपका जो एच है वो क्या है, एक 3 नंबर मंजिल पे नहीं है, तो इसको मैं एक बार 1 नंबर मंजिल पे रखता हूँ, ये 2 नंबर मंजिल पे आ गया, ये आपका 3 नंबर पे आ गया, ये 4 पे आ गया, और ये 5 पे आ गया। अब यहाँ पे पी और एन के के ऊपर की किसी विषम क्रमांक वाली मंजिल पे रहता है, अब पी है वो एन के ऊपर रहता है और किसी विषम क्रमांक वाली मंजिल पे रहता है, ठीक है, विषम क्रमांक वाली मंजिल पे आ गया। और उसके बाद में यहाँ पे कितने व्यक्ति अभी कितने हैं, मंजिल 6 है टोटल, तो यहाँ पे डब्लू न तो सबसे ऊपर वाली पे रहता है, डब्लू भी ऊपर वाली मंजिल पे नहीं रहता अभी सबसे ऊपर वाली पे, तो डब्लू फिर कितने पे आ जाएगी, 3 नंबर पे आ जाएगी। और 6 नंबर पे आपका एक कैंडिडेट बचा है, एक कैंडिडेट बचा 6 नंबर पे, कौन सा आ जाएगा, फिर वाई 6 नंबर पे आ जाएगा। अब इसने बोला है टी के नीचे कितने व्यक्ति रहते हैं, तो टी 2 नंबर पे रहता है और इसके नीचे कितने व्यक्ति है, भी 1, तो आपका यहाँ पे 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 90 नंबर क्वेश्चन, जैन धर्म में तीर्थकर किसे कहते हैं, जैन धर्म है उसमें तीर्थकर किसे बोला जाता है, तो धर्म का रक्षक और आध्यात्मिक शिक्षा, धर्म का रक्षक और आध्यात्मिक शिक्षक जो मोक्ष या फिर मुक्ति का मार्ग बताता है उसे अपन क्या बोलते हैं, जैन धर्म का तीर्थकर बोलते हैं। 1 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। 91 नंबर क्वेश्चन देखो भी यहाँ पे कौन सा नियम लागू हो रहा है, तो इसने लिखा है ANGR और Y, तो यहाँ पे ये लिख रहा है CKIO और A। अब इसके अंदर देखो भी यहाँ पे कौन सा नियम लागू हो रहा है, तो यहाँ पे पहले 2 बढ़ा दिया, फिर क्या कर दिया, 2 बढ़ा दिया, पहले तो इसने क्या किया +2 किया है, और फिर इसने क्या कर दिया -3 कर दिया, और फिर +4 करेगा भी, ये +2 किया, फिर 7 और 2 9 +2 कर दिया, और उसके बाद में फिर क्या है -3 करेगा, और फिर क्या करेगा +2 करेगा। तो यही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर दो, CROWN, तो यहाँ पे क्या पहले +2 करेगा तो 3 और 2 5, तो E आ जाएगा, फिर -3 करेगा तो 18 में से 3 जाएगा तो 15, 18 में से 3 जाएगा तो ये आपके पास में 15 हो जाएगा O, और फिर +2 करेगा तो 15 और 2 17, और उसके बाद में -3 करेगा तो T, और उसके बाद में +2 करेगा तो 14 और 2 16, तो यहाँ पे आ जाएगा P, तो आपका राइट आंसर होगा 1 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, किस घटना ने भारत के विदेशी व्यापार पर ब्रिटिश नियंत्रण को और अधिक मजबूत कर दिया, तो यहाँ पे स्वेज नहर को खोल दिया जाना, यानी स्वेज नहर को खोल देने के बाद में जो अंग्रेज आते थे उसको क्या है आने में कम समय लगता था, भी भारत पहुंचने में कम समय लगता था, और पहले वो क्या है स्वेज नहर नहीं थी तो वो घूमकर आते थे, तो लगभग 12-6 महीने लग जाते थे, और अब ये क्या है महीने भर में ही आए रहते थे, तो यहाँ पे आपका 1 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 93 नंबर क्वेश्चन, तो 93 नंबर क्वेश्चन में आपको बोला गया है उपरोक्त श्रेणी की दूसरी सबसे बड़ी संख्या, दूसरी सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, अभी 576 है, के पहला अंक है, पहला अंक कौन सा है 5 है, और सबसे छोटी संख्या कौन सी है इसमें, तो 186, और के तीसरा अंक है, तो तीसरा अंक इसका क्या है 6 है, तो इसको जोड़ दिया जाए तो परिणाम क्या होगा 5 और 6 11, तो 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट 94 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संख्या 4 से विभाज्य है,
तो 4 का विभाजकता का रूल ये बोलता है भी कोई भी संख्या है उसके लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड है तो वो संख्या क्या है, 4 से डिवाइड हो जाएगी। 25 नहीं है, 22 भी नहीं है, 23 भी नहीं है, तो यहाँ पे 24 है वो क्या है, 4 से डिवाइड है, तो आपका 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 95 नंबर क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है। अब 95 नंबर क्वेश्चन में आपको यहाँ पे 48, 16, 96, 108 और 21 दे रखे हैं। तो 48 और 16 के अंदर है वो क्या क्या रिलेशन है ये बताना है, और उसके बाद में 96 का और आगे क्या आएगा, और उसके बाद में 108 का और 21 के साथ में क्या रिलेशन है ये बताना है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं भी ये 12 से अगर मैं डिवाइड करूं, 12 से इसको डिवाइड कर दूं, 12 से डिवाइड करूंगा तो 4 आएगा, और फिर 12 में 4 जोड़ दूंगा तो 16 हो जाएगा। इसी प्रकार से 96 को 12 से डिवाइड कर दूं तो 12 सिक्के 12 8 96 हो जाएंगे, और फिर क्या कर दूं, जो आपका भागफल आएगा उसको क्या है 8 आया भागफल, तो 8 इसमें जोड़ दूंगा तो मेरे पास में वो संख्या आ जाएगी 20। इसी प्रकार से इसको 12 से डिवाइड करो, 12 8 96 और 12 निमा 108 होता है, और 12 में 9 जोड़ूंगा तो 21 हो जाएगा। तो देखो भी सभी संख्या को 12 से डिवाइड कर रहा है, और जो भागफल आ रहा है, जो आपका भागफल आ रहा है उसको क्या है, उस डिवाइड करने वाली संख्या में जोड़ दो, आगे वाली संख्या आ रही है। तो यहाँ पे आपका 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। सभी को 12 से डिवाइड करो और जो भागफल आ रहा है उसको जोड़ दो। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 96 नंबर क्वेश्चन। अब इसमें बोला भी निम्नलिखित में से कौन सी अपक्रियाशीलता के अनुसार सही क्रम है। कल वाली क्लास में भी मैंने बताया था, दोबारा से बता देता हूँ। के ना कार मांगे आलू जाने, के ना कार मांगे भी तो आएगा इसमें, के ना कार मांगे आलू जाने, फिर प्रभु है, आलू जाने फिर प्रभु है, क्यों होगी आगे औरत। ये लो भी, ये अब क्रियाशीलता का क्रम है भी। पहले आपका पोटेशियम आएगा, देन उसके बाद में फिर पोटेशियम के बाद में फिर एल्यूमिनियम आ रहा है, तो ठीक है, इसके बीच में कोई ये वाले तत्व नहीं आने चाहिए। उसके बाद में फिर क्या है आपका लोहा आ रहा है, तो लोहा आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आपका लेड शीशा आ रहा है, और उसके बाद में आपका सोना आ रहा है, तो यहाँ पे 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट 97 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। एक प्रकाश किरण पुंज एक अवतल लेंस से गुजरने के बाद लेंस के पीछे 25 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु पर अपसारित होती हुई प्रतीत होती है, तो लेंस की क्षमता कितनी होगी। अब यहाँ पे आपको पता है भी अवतल लेंस क्या करता है, आभासी प्रतिबिंब बनाता है। भी अवतल लेंस है वो आभासी प्रतिबिंब बनाता है। अब अवतल लेंस से गुजरने के बाद में वो कौन सी बिंदु के ऊपर मिलती है, तो फोकस के ऊपर मिलती हुई प्रतीत होगी। भी अवतल लेंस कैसा होता है, ऐसा होता है। अवतल लेंस है वो ऐसा होता है। अब इसके ये मुख्य एक्स है, अब यहाँ पे ये किरणें आ रही है, और ये क्या करेगा, यहाँ से इसको क्या कर देगा, इस प्रकार से अवतल लेंस है वो इस प्रकार से इसको क्या कर देगा, फैला देगा, और फिर इसको मिलाएंगे अपन यहाँ पे, तो ये पीछे की ओर मिलाएंगे तो ये मुख्य फोकस के ऊपर मिलेगी। तो यहाँ पे फोकस दूरी यानी 25 सेंटीमीटर, लेंस के पीछे 25 सेंटीमीटर के ऊपर ये मिलती हुई प्रतीत होती है। तो यहाँ पे एफ कितना आ गया आपके पास में, 25 आ गया। एफ है वो आपके पास में कितना आ गया, 25। तो यहाँ पे लेंस की क्षमता बतानी है। अब अवतल लेंस की याद रखना, अवतल लेंस की फोकस दूरी और अवतल लेंस की फोकस दूरी और अवतल लेंस की आपकी जो क्षमता है वो हमेशा माइनस होती है भी, ठीक है। तो आपको पता है P बराबर क्या होता है भी, 1/f होता है। ये तो आपको जब मीटर के अंदर फोकस दूरी दे रखी हो तब ये होगा, और दूसरा ये होगा P बराबर 100/f, ये आपको सेंटीमीटर के अंदर दे रखी हो तो होगा, तो 100/25, तो 25 से कम 25, 25 चौका 100, तो 4 डायप्टर आ जाएगा जो कि माइनस में आएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 98 नंबर क्वेश्चन। अब 98 नंबर क्वेश्चन में आपको दे रखा है भी कुछ घड़ियां, GH से घड़ी बना देता हूं भी, कुछ घड़ी है वो आपकी क्या है भी, कुछ घड़ी आपकी दीवार घड़ी है, तो D और GH, ठीक है। और उसके बाद में सभी दीवार घड़ी है वो क्या है, टावर है भी। सारे के सारे जो आपकी दीवार घड़ी है वो किस में आ गए, टावर में आ गए, और सारे के सारे जो आपके टावर है वो किस में आ गए, ईंट में आ गए, तो E से ईंट आ गया अभी। अब इसके बाद में इसने निष्कर्ष क्या दे रखा है, कुछ ईंटें घड़ियां हैं, तो कुछ जो आपकी ईंट है वो घड़ी वाले डायग्राम को काट रही है, बिल्कुल सही बात है, भी काट रही है, और कुछ दीवार घड़ियां हैं वो ईंटें हैं। तो कुछ दीवार घड़ियां, जो आपकी जो दीवार घड़ी है वो
ईंटों यानी कुछ दीवार घड़ियां हैं वो ईंट है, लेकिन ये बात गलत है। अभी मैं इस बात को गलत करता हूं, क्योंकि सारी की सारी जो आपकी दीवार घड़ी है वो ईंट वाले डायग्राम में आ रही है। तो कुछ घड़ियां दीवार कहां पे होगी, कुछ जो आपकी दीवार घड़ियां हैं वो ईंट कहां से हो जाएगी, सारी की सारी दीवार घड़ियां ईंट है, तो कुछ आप कैसे बता सकते हो। तो यहाँ पे दूसरा इस प्रकार से गलत होगा अभी इसमें। तो आपका 4 नंबर ऑप्शन है ना इसमें वो बिल्कुल राइट हो जाएगा, केवल निष्कर्ष वो पहला इसमें पालन कर रहा है। ठीक है, आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन है वो यहाँ पे एक माता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का अंतर वो आपको कितना दे रखा है, 30 दे रखा है। 15 वर्ष पूर्व माता की आयु और उसके पुत्र की आयु की दुगुनी है, तो ये M से माता और P से पुत्र और इनकी आयु है वो दोगुनी है, ये 15 वर्ष पूर्व है, 15 वर्ष पहले की बात है। तो अंतर तो समान ही रहेगा, भी 15 साल पहले का हो 15 साल बाद का हो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यहाँ पे हमारे अनुसार अंतर कितने का आ गया, 1 का, लेकिन वो बता रहा है 30 साल का अंतर है, तो 1 का मान 30 आ गया। तो माता की वर्तमान आयु बतानी है, तो माता की वर्तमान आयु बतानी है, तो यहाँ पे 2 अनुपात है इसका, तो 60 हो गया। अब ये 60 क्या है, यानी ये अनुपात आपका 15 साल पहले का था, तो इसका मतलब 60 साल वो 60 साल की वो 15 साल पहले थी, लेकिन वर्तमान में पूछा तो 15 इसमें ऐड कर दो, तो 60 और 15 75, तो आपका यहाँ पे 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 100 नंबर क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है। अब 100 नंबर क्वेश्चन में इसमें आपको संख्या दे रखी है इस प्रकार से, और इसमें आपको बताना है विषम के अंदर 2 जोड़ना है और सम के अंदर 1 जोड़ना है। नहीं, विषम अंक को 2 से गुणा करना है और प्रत्येक सम को 1 जोड़ना है। तो यहाँ पे 2 से गुणा करोगे तो 6 2 12। तो इस प्रकार बनी नई संख्या में सबसे बड़े अंक और सबसे छोटे अंक का आपको अंतर बताना है भी। तो विषम अंक में 2 से गुणा करना है, तो यहाँ पे 6 में 1 जोड़ोगे तो 7, 3 में 2 से गुणा करोगे तो 6, और ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 7, और उसके बाद में 2 में से 1 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 3, और 4 में 1 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 5। तो इसने बोला है भी सबसे बड़े अंक और सबसे छोटा अंक है। सबसे बड़ा अंक क्या है भी यहाँ पे 7 है, और सबसे छोटा अंक यहाँ पे क्या है 2 है, तो 7 और 2 इसका अंतर, 7 और 2 का अंतर पूछा तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, जो कि आपका 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने एक पेपर है वो और कंप्लीट किया है अभी। आई होप आपको प्रत्येक क्वेश्चन है वो इजी तरीके से समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई भी क्वेश्चंस में आपको डाउट लगती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। क्लास कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं भी। और जो नेक्स्ट जो हमारी क्लास रहेगी वो 6 अक्टूबर 2022 को जो दूसरी पारी में पेपर हुआ था, उस पेपर को नेक्स्ट क्लास में मैं कवर करवाने वाला हूँ। तो यहाँ पे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना भी अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुपों में, ताकि सभी दोस्तों को क्लास का लाभ मिले भी। तो आज की क्लास में इतना ही, भी मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।